हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल का मतलब होता है ऐसी भूगोल, हाँ, जिसमें दुनिया गोल गोल घूमे। नहीं, देखो इसमें दे रखा है ओरिजिन इवोल्यूशन ऑफ अर्थ इंटीरियर ऑफ, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब ये तो ओरिजिन है अर्थ का कि अर्थ कैसे बनी। तो वो सिस्टम हम पढ़ेंगे उस टॉपिक में जब सोलर सिस्टम नहीं सॉरी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसके 3-4 थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं। और ये थोड़ा सा मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि अर्थ कैसे बनी होगी। अगर इसका हम सोचें कि अर्थ कैसे बनी होगी तो उसके लिए कुछ थ्योरीज 3-4 दे रखी हैं, उन थ्योरीज के बारे में बात करेंगे हम। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर, यानी पृथ्वी अंदर से कैसी बनी हुई है, अंदर से आंतरिक स्थिति पृथ्वी की, तो उसमें वही लेयर्स की बात करेंगे। और साथ ही साथ वो कैसे पता चलता है, तो वो हम जो अर्थक्वेक वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसके साथ इसको देखेंगे। अर्थक्वेक कहीं और भी लिखा हुआ हो सकता है, वोल्केनोज है, अर्थक्वेक नहीं लिखा होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स है यहाँ पर, ये रहा। तो अर्थक्वेक को इसके साथ ले जाएंगे हम। वोल्केनोज बाद में आएगा, अर्थक्वेक उससे पहले आएगा, ताकि हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को समझ सकें। क्योंकि सीस्मिक वेव्स यानी भूकंप की तरंग ही हैं जो हमारी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर बता सकती हैं। क्योंकि जो इतनी बड़ी अर्थ है उसके सेंटर तक जाना हमारे लिए हमेशा ही इम्पॉसिबल है। 6371 किलोमीटर हम डेप्थ में नहीं जा सकते। मैंने आपको शायद कहा होगा आज तक हमारा 12 किलोमीटर लिमिट ख़त्म हो गई, 12 किलोमीटर से ज़्यादा ड्रिल नहीं कर पाए हम। तो हाँ, कौन हमें इन्फॉर्मेशन देगी अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सीस्मिक वेव्स या अर्थक्वेक वेव्स होती हैं। तो अर्थक्वेक को पढ़ेंगे, फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और ये थ्योरीज भी देखेंगे, है ना। आगे क्या है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी को स्टार्ट करके कि प्लेट विवर्तनिकी क्या है, ये इस टॉपिक के बाद में आएगा, अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर वाले के बाद में, कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो लेयर कई सारे प्लेट्स में, टुकड़ों में टूटा हुआ है। उसके बारे में सबसे पहले 1912 के अंदर अल्फ्रेड वैगनर ने बताया था। अल्फ्रेड वैगनर ने कहा था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। जो आज कॉन्टिनेंट्स जहाँ पर हैं वहाँ पर थे नहीं पहले, वो चले हैं। तो सबसे पहले अल्फ्रेड वैगनर को देखेंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखेंगे, और फिर ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है ये क्या कहती है, कौन कौन सी प्लेट हैं, कैसे वो चली हैं, उनके चलने की वजह से ही अर्थक्वेक बनता है। मेजर कोज ऑफ अर्थक्वेक वही है। हमारी अर्थ अगर डांस कर रही है, क्यों करेगी, टूटी हुई है इसलिए तो करेगी। अगर गोला सिंगल पीस में होता तो उसका ये एक पार्ट कैसे हिल सकता है, हिलेगी तो पूरी दुनिया हिलेगी, नहीं तो नहीं हिलेगी। ठीक है, ये वॉल्केनोज वही चीज़ आ गई कि हमारी अर्थ अंदर से बहुत ज़्यादा हॉट है अभी भी। इस बात का पता कब चलेगा, जब हम ओरिजिन ऑफ अर्थ को देखेंगे कि अर्थ कब बनी थी, कैसे बनी थी, क्या क्या चेंजेस उसमें हुए। और आज भी इसके अंदर इतना टेम्परेचर है कि वो रॉक्स को मेल्ट कर देता है और वो पिघली हुई चट्टान बाहर तक आती हैं, तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। अब वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा बाहर आया है, वो लावा जब फ्रीज होता है तो क्या बनेंगी, रॉक्स। और रॉक साइकिल का मतलब होता है, रॉक 3 टाइप की होती हैं, उनको भी हम देखेंगे, उनके एग्जाम्पल भी देखेंगे, और ये देखेंगे कि रॉक्स शुरू में कौन सी बनी और बाद में कौन सी। और साइकिल का मतलब होता है रॉक्स टूटती हैं, फिर से रॉक्स बनती हैं, फिर टूटती हैं, फिर बनती हैं। कौन सी रॉक है जो शुरू में बनी और बाद में ऐसी रॉक्स नहीं बनेंगी उनसे, तो वो सारा का सारा देखेंगे। इसके अलावा जियोमॉर्फोलॉजिकल जो प्रोसेस होती हैं, मतलब डिग्रेडेशन हो रहा है इस अर्थ के जो हायर पॉइंट्स हैं उनका, लगातार जो भी ऊंची जगह है वो टूट कर नीचे जा रही है, उसको बोलते हैं ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जैसे वाटर, पानी बहता है तो हिमालय से हर दिन कितनी मिट्टी वो तोड़ कर ला रहा है। हिमालय कितना हायर होगा पहले और अब कितना घिस चुका होगा। इसका एक एग्जाम्पल हम अरावली को साथ में लेकर देखेंगे। अरावली वॉज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ अर्लियरली, बट नाउ अगर देखें तो अरावली बहुत सारी जगह तो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। हरियाणा में कई जगह ख़त्म एकदम। पहले ये गुजरात राजस्थान बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक कंटिन्यूअस माउंटेन हुआ करता था। इसका बेस अब भी है अंदर, अगर हम खोदें जहाँ अरावली नहीं है वहाँ पर अरावली का बेस है। इससे पता चलता है कि अरावली पहले बहुत हायर माउंटेन था और अब ख़त्म हो गया। इसके अलावा जो स्लाइडिंग स्नो होती है, पहाड़ों के ऊपर गिरती हुई और फिसलती हुई बर्फ़, वो भी लगातार डिग्रेड करती है हायर माउंटेन्स को। और
जो विंड होती है, पवन, वो भी लगातार हमारी अर्थ सरफेस के अंदर चेंजेस लाती है, खासकर डेजर्ट एरिया में, मरुस्थल क्षेत्र के अंदर जब मिट्टी उड़ती है हवा के साथ तो वो उसको मतलब कट करती है, रॉक्स वगैरह को। इसके बाद में एंडोजेनेटिक एंड एक्सजेनेटिक लैंड फॉर्म देयर एवोल्यूशन। ये वही चीज़ हो गई कि विंड, वाटर और ग्लेशियर्स हमारे सरफेस पे चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। बदलने की वजह से कौन कौन से टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, एस्कर क्या होता है, हिमोड क्या है, या फिर हम बात करें पासेज कैसे बने, या फिर सार्क क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसके अलावा मशरूम रॉक कैसे बनी, ऑक्सबो लेक क्या होती है, प्लाया लेक क्या होती है। ये जो लैंड फॉर्म्स, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर जो सरफेस पे बने हुए हैं ना, वो इसमें दो टाइप की बात की गई है। एक तो अंदर वाले, सरफेस के अंदर। अब अंदर कौन से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मैग्मा का जमाव कौन कौन से टाइप से हुआ, जो अंदर का मैग्मा है, लिक्विड रॉक्स, वो किस किस स्ट्रक्चर में जमी, तो उनका क्या नाम हो सकता है। बहुत छोटा सा है वो टॉपिक, 10 मिनट का टॉपिक है, वो बहुत बड़ा नहीं है। ये बाहर वाला जो सरफेस के ऊपर एजेंट्स काम कर रहे हैं लगातार इसको डिग्रेड करने वाले, वो देखेंगे। इसी के अंदर आ जाएगा हमारा इरोजनल जो एजेंट्स हैं, वो तो आएंगे ही, डिपोजिशनल भी यानी जमाव वाले भी, और साथ ही साथ इसमें हाँ वही लैंड फॉर्म्स वगैरह कौन कौन से बनेंगे। ठीक है, और किस तरीके से चले, ठीक। तो और रॉक्स के टाइप भी इसके अंदर देख लेंगे कि वो रॉक्स भी तो लगातार बन रही हैं साइकिल की वजह से। तो एक तो ये है पार्ट इसका। इसके अलावा नेक्स्ट हाँ चलेगा ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी का एक पार्ट छोटा सा तो मैंने आपसे करवाया था, सारा सब कुछ आ जाएगा ना उसमें। टॉपिक से तो नाम है, केवल टॉपिक्स के नाम है जो मैं बीच बीच में बोल रहा हूँ। हर एक टॉपिक है तो उस पर भी चर्चा होगी, बात करेंगे और उसके ऊपर देखेंगे। अब मैं जो कह रहा हूँ कि वर्क ऑफ रिवर, अब जब रिवर का हम वर्क देखेंगे तो रिवर भी सारी देखेंगे और बीच में वो बनाने वाले जो स्ट्रक्चर होंगे उन पे भी चर्चा होगी। तो बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, वो छोटा सा चैप्टर नहीं है। अब मैं बात करूंगा कि वर्क ऑफ ग्लेशियर। अब ग्लेशियर जब काम करेगा तो ग्लेशियर कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, कैसे कैसे लैंड फॉर्म बने हैं, वो सब डिटेल से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ओशनोग्राफी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये तो कोई खास चीज़ नहीं है, तो साइंस में भी आता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये 5 मिनट की चर्चा है, 10 मिनट की चर्चा है। लोग कहते हैं कि ना केवल जो हमारी प्लेट हैं वो कॉन्टिनेंट्स के ऊपर हैं, अर्थ की जो क्रस्ट की प्लेट्स हैं, बल्कि वो ओशंस के अंदर भी हैं। अब जब दो प्लेट आपस में नज़दीक आती हैं तो कंप्रेशनल फोर्स लगता है और हिमालय जैसे फोल्ड माउंटेन बनते हैं। बट इफ़ टू प्लेट्स आर सेपरेटिंग ईच अदर, अलग हो रही हैं, तो अंदर से कुछ मैग्मा वगैरह निकलने के चांसेस हैं और वहाँ नया मैग्मा जमेगा, फिर वो पीछे हटेंगी, फिर एक नया मैग्मा निकलेगा, वो जमेगा वहाँ पर। तो ऐसे आप देखेंगे उस क्रैक के दोनों तरफ, वो क्रैक जो है, दरार है, उसके दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ नया मैग्मा है, यहाँ पुरानी रॉक्स हैं, यहाँ उनसे पुरानी रॉक्स हैं, यहाँ उनसे पुरानी रॉक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्लोर है ना वो एक्सपेंड हो रहा है, स्प्रेडिंग। ठीक है, और ओशनिक फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब वहाँ पर भी माउंटेन है, वहाँ पर भी प्लेट्यू हैं, उनको क्या कहेंगे। जैसे हम माउंटेन के ऊपर पीक है तो उसको माउंटेन कहते हैं और पीक्स कहते हैं, लेकिन जब ओशन के अंदर कोई माउंटेन होता है तो उसको रिज कहते हैं। ठीक है, अब पास उधर भी होता है और पास उधर भी होता है, दोनों जगह। लेकिन इधर अगर माउंटेन्स के बीच में डीप वैली है तो उसको वैली कहते हैं, घाटी। लेकिन अगर हम ओशन के अंदर होगा तो वो ट्रेंच होगा, जैसे मैरियाना ट्रेंच। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों को गिनेंगे, देखेंगे कौन कौन सी होती हैं। ये टेम्परेचर और सैलिनिटी, सैलिनिटी को भी देखेंगे, कौन सा महासागर ज़्यादा खारा है और खारा होने से क्या चीज़ें होती हैं, और मीठा है तो कौन कौन सी जगह पानी है उसका चेंज होता है तो क्या होता है, और उसकी वजह से क्या होती है। मूवमेंट, इसमें ये भी योगदान करेगा। क्या, वेव, टाइड तो मैंने आपको बताया था, ज्वार भाटा। ये ओशनिक करंट और वेव, वेव में 2-3 टाइप की होती हैं। टर्बिडिटी करंट होती है, धारा, वो वेव होती है, और 1-2 टाइप की होती हैं। इसके अलावा खासकर जो क्वेश्चन बनता है वो इनसे 2 टॉपिक से बनता है। वेव तो है ही, वो तो विंड की वजह से बनती है और कुछ खास उसका योगदान है नहीं इसमें, लेकिन ओशनिक करंट बहुत ज़रूरी है। अगर महासागर का पानी बहेगा नहीं, फ्लो नहीं करेगा, तो मैंने शायद आपको कहा होगा कि हमारी अर्थ के ऊपर रहने लायक जगह बहुत कम बच जाएगी। ब्लोइंग विंड एंड फ्लोइंग वाटर इन द ओशन ट्रांसफर द टेम्परेचर ऑन द अर्थ,
पोल साइड से बहुत ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ आ सकता है और इक्वेटर से गर्मा गर्म पानी पोल साइड जा सकता है, और ये कंटिन्यू चल रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो इक्वेटर का हाई टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, उधर नहीं जाता, और वहाँ का ठंडा पानी इधर नहीं आता, तो वाकई में यहाँ टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है और वहाँ बिल्कुल ओशंस फ्रीज हो जाते, जम जाते। और ऐसा ही ब्लोइंग विंड यानी चलती हुई हवा भी ऐसा ही करती है। उधर हम विंड सिस्टम भी पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, तो ओशनोग्राफी के अंदर भी देख लेंगे हम कौन कौन से क्या क्या है। और क्या है इसमें, क्लाइमेटोलॉजी, हाँ इसमें बात करेंगे विंड्स के बारे में बेसिकली। जैसे मैंने एटमॉस्फेयर के बारे में एक दिन थोड़ी सी चर्चा की थी और शायद पढ़ाया भी था। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ये ऑलमोस्ट चीज़ें मैं आपको एक टॉपिक में करवा चुका हूँ, आप शायद उस वक्त नहीं थे, आप नहीं थे शायद, ठीक है। मैं किसको पढ़ाऊँ किसको नहीं पढ़ाऊँ, आप एक दिन क्लास में नहीं आते, ये बाद में आए हैं, ये एक महीने क्लास में नहीं आए, सिलेबस हो भी तो क्या करेगा उसमें, आप हो ही नहीं जिस दिन। अब जैसे मैं 2 टॉपिक करवाया बीच में, उस दिन आप नहीं आए। अरे मत करो ना, आप कंफर्म मुझे करवाना है ना, कौन सा टॉपिक कैसे करवाना है। अब मैं इसी जो सिलेबस है ये यूपीएससी ने दे रखा है और मुझे पता है मैं इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा सकता, मुझे टॉपिक लिंक करने पड़ेंगे। हर एक पर्सन का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, कोई वो टॉपिक को पकड़ेगा पढ़ाना शुरू कर देगा, पता चला एक टॉपिक की ज़रूरत पड़ गई बीच में, तो कह रहे बाद में पढ़ेंगे। अब बाद में कैसे पढ़ेंगे, ज़रूरत तो अब है उस टॉपिक की। तो मुझे पता है किस सीक्वेंस में पढ़ाने हैं टॉपिक, जिस टॉपिक की जहाँ ज़रूरत है वहाँ चिपकाऊंगा उस टॉपिक को मैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो। क्योंकि यूपीएससी हमें ये थोड़ी कहेगी जब प्री में या मेंस में क्वेश्चन देगी तो कि साहब अब मैं पहले टॉपिक से क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब दूसरे से दे रहा हूँ, अब तीसरे से दे रहा हूँ। वो तो किसी भी टॉपिक से उठा के पहला क्वेश्चन बना देगा। नहीं वो तो छोड़ो मैं एक बात बता रहा हूँ, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं नहीं पढ़ा सकता, इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मुझे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। बात ये है, ये सारा सिलेबस हमें कवर करना है, बट कौन से टॉपिक को कहाँ पढ़ाना है ये मुझे, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप बुक में से उठा के सीरीज से पढ़ना शुरू कर दोगे, लेकिन फिर बुक में भी आप एनसीईआरटी की बुक उठाइए, उस बुक में लिखा हुआ है जैसा कि आपने 9th क्लास की बुक में पढ़ा था, आप आने वाली कक्षा में ये पढ़ेंगे। तो ये क्या है चारों बुक एक साथ लेके पढ़ना शुरू करें? नहीं, यहां मैं वही करूंगा। ये जैसे मुझे जरूरत पड़ गई 10th क्लास की एनसीईआरटी में कि 11th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर लाना है, तो वो लाऊंगा ना मैं, यहाँ मैं बताऊंगा थोड़ा कि देखो वहां से ला रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ यही सीरीज है इनके पढ़ने की, सीरीज ही यही है इनके पढ़ने की। इनफ नहीं, यूपीएससी ने ये दे रखा है। सर अगर सारी क्लास, अगर हम कोई सोर्स ना लें एक्सटर्नल, तो क्लास और करंट वगैरह से करके काफी होगा यूपीएससी के लिए। मैंने जो पिछली क्लास में बात कही थी वो साथ में रही, तो क्या कही थी मैंने लास्ट में जाते जाते बात, आप नहीं थे। मैंने कहा था सराउंडिंग्स आपको देखना पड़ेगा। क्लास अगर हर एक वर्ड के पीछे जाने लग जाएगी तो अकेली ज्योग्राफी की क्लास ही कोई 1000 घंटे के आसपास चलेगी, क्योंकि हर एक शब्द मैं करवाने लग गया। तो मैंने ये कहा कि मैं पूरा सिलेबस करवाऊंगा और डिटेल में चर्चा करेंगे, और हर चीज़ लिखवाना जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज़ डिस्कस होंगी क्लास के अंदर, ठीक है। अब डिस्कस होंगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा, आप जब भी कोई बुक या कहीं से भी कुछ पढ़ेंगे तो आपको याद होगा वो चीज़ कि हमने पढ़ी है और आपको समझ बनी हुई होगी, उसकी तुरंत रिविजन हो जाएगा उसका। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ सुनी ही नहीं कभी और आप सीधा बुक में जा रहे हैं, अब बुक ना तो उसको एक्सप्लेन कर रहा, ना आपकी क्वेरी सॉल्व कर रहा, और डाउट जहां आ गया वहां तो आप स्टॉप हो जाओगे, स्टॉप वहीं पे। तो वो स्टॉपेज खत्म करती है बेसिकली क्लास। आप स्टॉप ना हो जाओ कहीं पढ़ते पढ़ते, या कोई नया नॉलेज आपके सामने आया, वो सब कुछ डिस्कस होगा इसमें। ये सच्चाई है, क्लास के आसपास की चीज़ें अगर सारी डिस्कस हो गई तो क्या होगा। और यूपीएससी ने खुद नहीं कहा है कि ये सिलेबस है, उसके बाहर से कहाँ से आएगा क्वेश्चन। लेकिन जैसा कि आप नहीं थे पिछली क्लास में, मैं इनसे बात कर रहा था कि मैं जैसे यहाँ पे 10 नेशनल हाईवे की बात करूँगा, 10 नेशनल हाईवेज 500 के आसपास है, 500 नेशनल हाईवे को लेकर तो नहीं बैठ सकता मैं क्लास में ना, वहाँ क्वेश्चन आने वाला। ऑल 500 नेशनल हाईवेज आर नॉट इम्पोर्टेंट, आएंगे ही नहीं क्वेश्चन। मैंने कहा था किस नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछेगा, मैंने कहा था कुछ ना कुछ तो ऐसा इवेंट जरूर हुआ होगा उस नेशनल हाईवे पे पिछले 1 साल में या 1.5 साल में, जो बाकी नेशनल हाईवे से उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना रहा है इन करंट न्यूज़। कुछ तो जरूर हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही यूपीएससी, अब जब प्री की बात करूं मैं कि 100 क्वेश्चन है, मान लीजिए ज्योग्राफी से आए, वहां पर कुछ 15 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस मैं मान लेता हूं, फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चंस आए। इन 20 मैं 100 का पूरा ही ले लेता हूं, जीएस तो एक ही चीज़ है,
100 क्वेश्चंस में से आपको मैंने कहा था 35 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे आएंगे, 35 क्वेश्चंस जो सीधे सीधे प्रश्न होते हैं जिनमें दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। लेकिन कट ऑफ वहां पर नहीं है, कट ऑफ कुछ 55 क्वेश्चंस के ऊपर जाएगी, ठीक है। तो वो जो आगे वाले बच गए ना 20 क्वेश्चंस, उनकी लड़ाई है। अब उनको सॉल्व करते वक्त मैक्सिमम 90% स्टूडेंट श्योर नहीं होता। अब श्योर नहीं है तो क्या करेगा, 55 पे तो रुकेगा नहीं फिर वो, क्योंकि उसने जो 20 क्वेश्चंस लास्ट वाले किए हैं उनमें तो वो खुद ही डाउटफुल है कि वो सही है या नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा 75 क्वेश्चन कर दूं, 85 क्वेश्चन कर दूं आउट ऑफ 100। अब वहां जितना ज़्यादा उसमें आगे डीप चलते चले जाओगे आप, और ज़्यादा गलत होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि आप कम से कम नॉलेज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। भाई नॉलेज कम होता जा रहा है ना, तभी तो हम उन क्वेश्चंस को लास्ट में उठा रहे हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज कम है। लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है कि हमें करना पड़ेगा। लेकिन बाकी जो 20 या 25 क्वेश्चन है वो सोल्व कैसे करें, वो इसी नॉलेज से होंगे। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा है तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। कहते हैं ना यार आप क्रैक कर पाओगे या नहीं, क्रैक करने का मतलब वहाँ तोड़ फोड़ करना नहीं होता। बात यह है कि उसमें से कुछ आप निकाल पाओगे या नहीं। वो निकालोगे तब जब आपको सराउंडिंग नॉलेज हो, जब कुछ नॉलेज इस बात का भी हो, उसका भी उसका हो, तो आप कभी एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे, नहीं ये तो मुझे पता है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, पर ये पक्की बात है। ऐसी कुछ श्योरिटी अंदर से कब आएंगी, जब हम खूब सारा पढ़ लेते हैं। और खूब सारा पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि जैसे इन्होंने कहा कि क्लास के बाद कुछ नहीं, इधर तो रुकने से काम ही नहीं चलेगा। ऐसे नहीं क्लास सब कुछ करवा देगी आपसे ना। मैं कहूँगा NCERT बुक्स का एक एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको। आप कहो सर क्लास में ही पढ़ा दो ना, आप वही हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी। जब NCERT की बुक लेंगे आप, अभी लेंगे 6th स्टैंडर्ड की ले लो आप बुक, आप मैं बता रहा हूँ 6th की ले लो, आप पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करो, आप 5वीं या 10वीं लाइन में अटक जाओगे। कोई ना कोई ऐसा वर्ड आ जाएगा कि आप कहोगे ये क्या है, फिर आपका फ्लो टूट जाएगा, थोड़ी देर टेंशन में रहोगे, या तो पढ़ने का मन नहीं करेगा या पीछे वाला दिमाग से ब्रशअप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो फ्लो ना टूटे इसलिए जो हार्ड वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी समझने वाली चीज़ें हैं जो समझ पहले से ही बनी हुई है, तो बुक पढ़ने की फ्लुएंसी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है और आपको हर चीज़ ईजी लगती है और लगता है कि हाँ ये मुझे याद हो रहा है। ये है मेन चीज़, क्लास का बेसिक मोटिव ये होता है, जो मैं पूरा करूँगा, चिंता मत करो आप। और ऐसा नहीं है कि क्लास से कुछ भी नहीं आएगा, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एक क्लास हिस्ट्री के सर हम कैसे नोट्स बनाते हैं कि जो सर क्लास में पढ़ाते हैं उनको बेस बना के NCERT और जो उन्होंने आइडल बुक्स बताई हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, उनसे नोट्स बनाते हैं, फिर लास्ट में उनको रिवीजन का सोर्स बनाएंगे हम। तो हम ऐसे ही पूछ रहे हैं ज्योग्राफी के नोट्स क्या इतने काफ़ी हैं या फिर बुक्स वगैरह? बता दूंगा ना, मैं टेंशन क्यों ले रहा हूँ, बुक्स भी होंगी, पढ़नी पड़ेंगी। और बेसिक बुक तो देखो, हिस्ट्री की बुक्स आप उठा के पढ़ेंगे ना, आप 6 से क्लास 12 तक की पढ़ लो। फिलहाल जो बुक दे रखी है उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ज़रा ज्योग्राफी की बुक उठा के पढ़ो, क्लास 6 से 12 की, दिमाग हिला देंगे तुम्हारा। और इतना सब कुछ है उसमें, इतना सब कुछ है कि मेंस के बहुत सारे आंसर्स NCERT की बुक से दे सकते हो आप। मेंस में, प्री की बात ही नहीं कर रहा मैं, मेंस में इतना शानदार डिटेल से लिखा हुआ है और खूब सारा कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, पूरी सब कुछ है। मतलब क्या नहीं है, 6 से 12 की क्लास की बुक की जो NCERT है, सब कुछ है। मतलब उसमें कुछ एक आध चैप्टर्स और ऐड करने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे बायोलॉजी की एक बुक है क्लास 12 की, मैंने बताई थी आपको, 13, 14, 15, 16 4 चैप्टर हैं, वो देखने पड़ेंगे। वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है बेसिकली, वो साइंस से रिलेटेड है ही नहीं, साइंस की बुक में दे रखे हैं, वो हैं ज्योग्राफी के टॉपिक, वो चारों की चारों। ठीक है, और क्या है इसमें, आ जाओ। कौन, हाँ ले लो, ले आओ चलो। ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन यहाँ पर दे रखा है, मतलब जो वायुमंडलीय या जो वायु चलती है उसके बारे में। मतलब ये बेसिकली दिखा रखा है कि विंड्स का पैटर्न क्या है, विंड्स कितने टाइप की होती हैं, विंड ब्लो क्यों करती हैं, और विंड्स चलने से हमें क्या बेनिफिट या सब कुछ है, तो वो सब कुछ इसमें देखेंगे हम। और वेदर सिस्टम का मतलब इसमें हम बाकी देख लेंगे हम सारा का सारा, कि रेन कैसे हो रही है, हेल फॉल कैसे होता है, इसके अलावा जो साइक्लोन बनता है वो कैसे बनता है, चक्रवात, क्लाउड्स कितने टाइप के होते हैं और कैसे बनते हैं और उनका रिजल्ट क्या है। ठीक है, और जो स्नोफॉल होती है, बर्फ़बारी, वो कहाँ पर होती है, ह्यूमिडिटी को मेज़र करने के टाइप कितने होते हैं,
ये सब कुछ इस वेदर वाले में देख लेंगे। और वर्ल्ड क्लाइमेटिक जोन्स जो होते हैं वो भी एग्जांपल्स, जैसे कई बार कहता है मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट को एक्सप्लेन कीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु क्या है, या फिर कह देगी आता ही रहता है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है यूपीएससी को मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट को पूछने में, तो क्योंकि वो थोड़ा सा उल्टा वर्क करता है बाकी क्लाइमेटिक जोन से, और क्यों है वो भी देखें। मॉनसून टाइप क्लाइमेट कहाँ वर्ल्ड में हो सकती है और क्यों होती है, जहाँ है वहीं पर, और उसके जो पीछे के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, भाई मॉनसून टाइप जो क्लाइमेट बनी उसके बारे में किस किस ने क्या क्या कहा। फिर क्लाइमेटिक जोन्स को एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम 2 की बात तो हम कर लेंगे, एक थॉर्नवेट की और एक कोपेन की, इन 2 की बात करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में वो दोनों दे रखे हैं और सब बाकी सारी बुक्स में भी वो 2 दे रखे हैं, तो उन दोनों के क्लाइमेटिक जोन्स का एक्सप्लेन करने का तरीका हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी, या जैसे कहते हैं वेस्टर्न यूरोपियन टाइप क्लाइमेट क्या है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु क्या है और कहाँ कहाँ है वर्ल्ड में और क्यों वहीं पर है, उसको भी हम चेक करेंगे। इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्या होती है, विषुवत रेखीय जलवायु देखेंगे वहाँ की क्या है आखिर, और वैसी वहीं पर क्यों है, ऐसा सर्कुलेशन क्यों बना हुआ है। तो ये विंड पैटर्न को अगर हम समझ लेंगे अच्छे से इसको, तो बहुत कुछ हमें समझ में आ जाएगा। कई बार क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा कि जो ट्रॉपिकल एरिया है कॉन्टिनेंट्स का, वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया इन द ट्रॉपिकल जोन दैट हैज़ या दोज हैव डेजर्ट्स इन द वर्ल्ड, वाई एक्सप्लेन, छोटा सा लिख दिया, देर आर डेजर्ट्स इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंट्स, यानी जो महाद्वीपों का उष्ण कटिबंधीय भाग है वहाँ पर पश्चिमी तटों के पास मरुस्थल है, क्यों। अब ये दोनों चीज़ों से समझ में आएगा, दोनों चीज़ों से क्या, इसी से समझ में आ जाएगा बेसिकली, इसी से। विंड सर्कुलेशन बताएगा कि वहाँ डेजर्ट क्यों है, आप कहेंगे विंड्स कैसे बताएंगे कि डेजर्ट क्यों है वहाँ पर, विंड्स ही बताएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे एक विंड है, या इंडिया में ही बात करते हैं हम, अभी बारिश हुई, आज भी हुई, और आने वाले 3-4 महीने भी होने वाली है, अभी क्यों, पिछले 3-4 महीने में क्यों नहीं, समझेंगे इस बात को कि ऐसा क्यों। क्योंकि विंड वही हमें रेन दे सकती है दैट इज कमिंग फ्रॉम द सी साइड। इफ द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम लैंड टू सी, दैट विल नॉट प्रोड्यूस रेन, वो हमें बारिश नहीं दे सकती बिकॉज उसके पास ह्यूमिडिटी नहीं है। बट ऐसा ब्लो होता क्यों है, वाई द विंड्स आर कमिंग फ्रॉम बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी एट प्रेजेंट नाउ, अब क्यों हो रहा है, वाई नॉट इन द विंटर्स, ये सारा का सारा जो सिस्टम है वो इसके अंदर पड़ा जाएगा, विंड्स का, एयर का, इसके अलावा क्लाइमेटिक जोन है, साइक्लोन्स के टाइप हैं, ठीक है, और बाकी कोपेन और थॉर्नवेट ने क्या कहा है क्लाइमेट के बारे में, और वर्ल्ड की क्लाइमेट के क्या क्या टाइप हैं, और इंडिया का जो मॉनसून है वो भी, ये सब कुछ, मतलब एक छोटा चैप्टर नहीं, बहुत लंबा छोटा चैप्टर है मैंने। हाँ, बाकी ये सॉयल्स, सॉयल क्या है, रॉक्स का डिग्रेडेड पार्ट है, चट्टान जब टूटती हैं तो छोटे पार्ट में डिवाइड होती हैं और उसी को हम रॉक्स सॉइल्स कहते हैं। मिट्टियाँ कितने टाइप की होती हैं और वहीं पर वैसी क्यों बनी, ठीक है, कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो सकती हैं, और फॉरेस्ट एरिया में कैसी सॉइल मिलेगी, साइबेरिया रशिया में कैसी सॉइल मिलेगी, साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू पर कैसी सॉइल मिलेगी, और यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल और असम में कैसी सॉइल मिलेगी, या अरावली माउंटेन पे जैसी सॉइल है वैसी वहाँ पर क्यों है। आगे दे रखा ये रहा, आखिर उसमें कंटेंट ऐसा क्या है कि वैसी सॉइल है वो वहाँ की, तो इस पर चर्चा यहाँ होगी। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द सॉइल, ये भी देखेंगे हम कि आखिर मिट्टी बनी कैसे, फॉर्मिंग फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या क्या प्रभावित करता है, वही चीज़ मैं इसमें जो बता रहा था वही आगे लिखा हुआ है। टाइप ऑफ सॉइल्स, हाँ वही जो मैं बता रहा था वही लिखा हुआ है इसमें। सॉइल इरोजन, कहाँ इंडिया में ज़्यादा इरोजन हो रहा है, और इरोजनल, अब जैसे मैं वहाँ बात कर रहा था, अभी पहले टॉपिक में ही बात कर रहा था मैं कि जो फ्लोइंग वाटर है वो सॉइल को इरोड करेगा, काटेगा मिट्टी को। अब ये वाला चैप्टर आप कोई कहेगी ये तो साहब सॉइल वाले में पढ़ाओ, सॉइल इरोजन तो हमें, अब सॉइल खुद का सॉइल इरोजन थोड़ी करेगी, सॉइल इरोजन तो कोई और कर रहा है, तो वहाँ पढ़ लेंगे ना कि इरोजन कितने टाइप के होते हैं और क्यों कर रहा है वो इरोजन, फिर यहाँ पे दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है, उसको हो गया वहाँ पर। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता काम, यहाँ पे सॉइल इरोजन पढ़ना है तो वापस हमें उसी चैप्टर में जाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस चैप्टर को खींच के वहीं ले जाता हूँ कि आ जा तू उधर ही आ जा, उधर ही निपटाते हैं आपको,
ठीक है, तो ये तरीका है इसको पढ़ने का। और भी कुछ बचा हुआ है क्या इसमें? हाँ, ये तो सोर्सेज आ गए, रिसोर्सेज सारे के सारे ये देख लेंगे तो आप जानते हैं सब कुछ। हाँ कुछ नहीं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सारे टाइप के जितने भी सोर्सेज या रिसोर्सेज होते हैं अपने, कितने भी टाइप के, फॉरेस्ट हैं, टाइप कितना होता है वहाँ पर ही क्यों बना वैसा, ये सब कुछ, और उनको कंजर्वेशन के तरीके क्या हैं। जैसे हमने नेशनल पार्क बना दिए, नेशनल पार्क का क्या मतलब है, या फिर हम कई जगह बायोस्फीयर रिजर्व बना देते हैं, जे वेटलैंड क्यों बना दिया अलग से, वो कौन बनाता है, कहाँ रूल्स रेगुलेशंस हुआ, तो वो सब कुछ इसमें पढ़ लेंगे। लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन कुछ खास है नहीं, बाकी देख लेंगे वो क्लासिफिकेशन, इकोनॉमी से थोड़ा सा लेना पड़ेगा। लैंड यूज़ पैटर्न, हाँ ये यूज़ पैटर्न वो होता है कि जैसे यूपी में लोग किस तरीके से लैंड को यूज़ करेंगे, कनाडा और यूएसए में किस तरीके से यूज़ करेंगे उसको, राजस्थान के वेस्टर्न साइड में उसका यूज़ कैसे करेगा एक फार्मर, क्यों, क्या यूज़ चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो वहाँ क्लाइमेट कैसी है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, और तीसरा है सॉइल कैसी है वहाँ पर। ये दोनों तीनों चीज़ मिलकर, क्लाइमेट, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड दी सॉइल कंटेंट जो है, टाइप है वो, ये तीनों को मिलाकर देखना पड़ेगा कि वहाँ पर कौन सी क्रॉप हो सकती है। क्रॉप्स के लिए एरिया पर पर्सन कितना है ये भी देखना पड़ेगा वहाँ पर। वाटर लेवल, हाँ इरिगेशन का सिस्टम कैसा है वहाँ पर, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। मैंने वेस्टर्न राजस्थान की बात इसीलिए की क्योंकि वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन अब वाटर रिसोर्सेज आने के बाद में पॉपुलेशन बहुत कम है, तो क्या वहाँ पर लोग खाने के लिए एक साइड में थोड़ा सा अनाज, थोड़ी सी दाल, थोड़ा सा पालक लगा लेते हैं, थोड़ा सा ये करेंगे, या प्लांटेशन क्रॉप करेंगे, क्योंकि खेत बहुत लंबा चौड़ा है, उसने कई 100 बीघा खेत के अंदर एक साथ कॉटन प्रोड्यूस करनी है, कपास, उसको बेचना है। अब परिवार में 5 लोग हैं और ज़मीन पड़ी हुई है 200 बीघा, अब क्या करे वो, पूरी में खाने के लिए गेहूँ थोड़ी पैदा करेगा वो ग्राउंड नट करेगा, सरसों पैदा करेगा, गन्ना लगाएगा, कपास पैदा करेगा, कॉटन जो होती है वो ये करेगा, या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह के लगाएगा वहाँ, ट्रीज़। ठीक है, तो वो यूज़ के पैटर्न क्या क्या हैं। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, ये डिग्रेडेशन वही आ जाएगा। एक तो डिग्रेडेशन में वो होगा जैसे एल्कलाइन और सैलाइन सॉइल बनी, यानी लवणीय और जो मिट्टी बनी है ख़राब मिट्टी हो गई। ग्रीन रेवोल्यूशन वाले एरिया में, एक तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में सॉइल के नीचे का सॉल्ट ऊपर आ गया एक्सेसिव इरिगेशन के कारण। अब उसको ठीक करने का क्या तरीका होता है और कब वो हुई और क्या क्या हुआ, कौन सी क्रॉप्स थी, वो सारा का सारा उसमें डिस्कस करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, सॉइल इरोजन भी एक डिग्रेडेशन है सॉइल का। मिट्टी कितने टाइप से इरोड हो सकती है। एक शीट इरोजन होता है, ऊपर का परत मिट्टी का निकल कर चला जाए। एक होता है गली इरोजन, जैसे चंबल के बीहड़ में ऐसा इरोजन हुआ कि वहाँ पर खेत क्या हल चलाने लायक मिट्टी नहीं बची, यहाँ गड्ढा, यहाँ ऊंची सी दीवार, फिर इधर गड्ढा, थोड़ा सा चलोगे फिर इधर नाली हो रखी है, इधर ना, अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा इरोजन हो गया, उसको गली इरोजन कहते हैं। मतलब गलियाँ बन गई हैं, समझ लो, नॉर्मल तरीके से देखें तो गली गली बन गई। तो वो डिग्रेडेशन कैसे हुआ, क्या हुआ। हाँ, आगे है फॉरेस्ट रिसोर्सेज, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। ग्रासलैंड दुनिया में 2 टाइप के होते हैं, एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड और एक होता है टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के इन बिटवीन मिलेंगे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उनके कई सारे नाम हैं, जैसे सवाना है, पंपास है, कैंपोस है, लानोस और कई सारे वेल्ड्स, डाउन्स, कैंटरबरी। कहाँ पर हैं, क्या हैं, और क्या आज भी उस ग्रासलैंड के अंदर ग्रास ही है या फिर लोगों ने खेती करना या कुछ और करना चालू कर दिया, और कर दिया तो कैसा कर रहा है। इसके अलावा फॉरेस्ट के टाइप 4-5 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। इक्वेटोरियल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, फिर होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, फिर होते हैं टैगा फॉरेस्ट, एक टुंड्रा होता है, एल्पाइन ग्रासलैंड्स होते हैं। ये सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे, उनमें कौन कौन से ट्रीज़ हैं और कितनी रेन की ज़रूरत होती है और कौन से एरिया में दुनिया में वो फॉरेस्ट मिलते हैं। बस दैट्स इट। बायोडाइवर्सिटी कहाँ ज़्यादा होती है, कोजेज ऑफ डिप्लेशन। अब डिप्लेशन के कारण क्या होते हैं, इंसान ही है और तो क्या है। थोड़ा बहुत क्लाइमेट चेंज को उसमें जोड़ सकते हैं, बाकी तो इंसान ने सब कुछ क्षत विक्षत कर दिया। क्योंकि इंसान को किस चीज़ से बहुत प्यार है, लकड़ी से बहुत प्यार है। ये मजबूरी है कि यहाँ प्लास्टिक का फर्नीचर है।
अगर थोड़ा सा और पैसा खर्च किया जाए तो वो वुडन फर्नीचर मिलेगा। घर में प्लास्टिक की या लोहे की कुर्सी खरीदना पैसे बचाना है। कोई नहीं चाहता कि मेरे घर में प्लास्टिक की चेयर हो या फिर लोहे की चेयर हो, हर कोई चाहता है कि वुडन फर्नीचर हो, ठीक है। कोई नहीं चाहता कि मैं लोहे की चारपाई पे सोऊं, हर कोई चाहता है लकड़ी का बेड होना चाहिए मेरा बढ़िया वाला। चाहता है कि नहीं चाहता? टेबल कोई भी नहीं चाहता मेरे पास लोहे की या प्लास्टिक की टेबल हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास लकड़ी वाली टेबल हो। आजकल तो लोग फ्लोर भी वुडन करवाने लग गए, वुडन फ्लोरिंग है हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ, अलमीरा वगैरह वो तो होती है। अब लोहे का डन डन पंटन टन टन बजती रहेगी, लोहे की अलमारी बनवा ली तो लकड़ी की होगी, लगेगा शोबर बढ़िया लगेगा, हाँ भाई तक। तो इंसान ही है डिप्लेशन का कारण, तो और तो कोई कारण है ही नहीं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, वो कंजर्वेशन वही आ जाएगा कि जगह जगह पेड़ लगाओ। एक तो कंजर्वेशन का तरीका यही नहीं होता कि जो है उसको बचाओ, रोड के किनारे जगह है वहाँ पेड़ लगाओ। सोसाइटी को एजुकेट करो कि आपके गांव के आसपास जहाँ जगह है वहाँ पे लगा लो भाई फॉरेस्ट। कोई गार्डन है तो गार्डन में घास ही नहीं पेड़ भी लगाओ भाई, ठीक है। और जैसे नहर वगैरह कैनाल होते हैं उनके किनारे पे पेड़ लगाओ। बाकी जो पेड़ हैं, मान लीजिए उनके जैसे फर्नीचर के लिए लकड़ी की तो ज़रूरत है, पेड़ तो कटेगा, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला। तो फिर ऐसा करो, क्लासिफाइड कर दो कुछ ट्रीज़ को कि जैसे टीक है, सागवान है, या रोजवुड है, शीशम है, या फिर और देवदार का पेड़ है। ये ऐसे ट्रीज़ हैं जिनका फर्नीचर बहुत बढ़िया बन सकता है। तो ऐसा करो, इनकी प्लांटेशन करो फिर, जैसे उत्तराखंड में होता है। अगर आप हरिद्वार या नैनीताल साइड में जाएंगे ना, तो हिमालय से जस्ट पहले आपको खेतों के अंदर कोई फसल नहीं दिखने वाली। जैसे काठ गोदाम है, उसके आसपास आपको किसी खेत में, यूपी में साइड छोड़ो, पूरे खेत में ही पेड़ लगा रखे हैं। काठ गोदाम से जस्ट पहले आएंगे आप अगर रोड से, तो आपको खेतों में दोनों तरफ केवल पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। आप बोलोगे ये क्या है, खेती कहाँ कर रहे हैं, ये इतना जंगल है क्या यहाँ? जंगल नहीं, वो उनके खेत हैं, और खेतों में टीक यानी सागवान के पेड़ लगा रखे उन्होंने, बो रखे हैं उन्होंने। और 8-9 साल 10 साल वेट करना पड़ता है एक पेड़ को लगाया। 10 साल बाद में फसल कटेगी, 15 साल बाद में फसल कटेगी। पेशेंस देखो उन लोगों का कितना है। आज फसल लगाई और 15 साल बाद में कटेगी साहब, लेकिन 15वें साल जब कटेगी तो कई पीढ़ियाँ मालामाल हो जाएंगी, वो कई लाखों लाख रुपए के बिकने वाले हैं, ठीक है। तो 15 साल वेट करो आराम से, पेड़ लगा के खाओ पियो, इधर उधर रेस्टोरेंट खोल लो छोटा मोटा, और 15 साल बाद में 10 करोड़ की या 15 करोड़ रुपए की फसल बेच लो, बस हो गया काम। फिर काट के दोबारा लगा दो, 15 साल बाद में 15 करोड़ रुपए और ले लेंगे। साल भर के 1 करोड़ रुपए तो बहुत है खर्च करने के लिए। तो ये कंजर्वेशन का ये भी तरीका होता है कि हम क्लासिफाइड करते हैं। वाटर रिसोर्सेज, मरीन, फ्रेश वाटर, ठीक है। रिसोर्सेज देख लेंगे, मछली कहाँ पकड़ रहे हैं और कुछ। वाटर नीड टू कंजर्वेशन, हाँ। स्कैरसिटी है क्या वाटर की? पीने के पानी की कमी है क्या दुनिया भर में? क्यों? 97% water is saline on the earth, only 3% water is fresh water or drinkable water. इस 3% को अगर 100% में कन्वर्ट कर देंगे, 100 मटके हैं ये, इसमें से 85 या 80 के आसपास तो केवल एंटार्क्टिका पे बर्फ के रूप में जमा हुआ है। पी लो पानी, कहाँ से पियोगे? हिमालय पे भी जमी हुई है, रॉकीज, एंडीज, एल्प्स, कॉकेशस, यहाँ पर भी जमी हुई है बर्फ। एंड देर आर मैनी लेक्स, दोज आर नॉट इन द अप्रोच ऑफ ह्यूमन। जो फ्रेश वाटर लेक हैं कनाडा में, फिनलैंड में, नॉर्वे में, रशिया में, हिमालय के ऊपर, तिब्बत में, अब वहाँ लोग नहीं है, फ्रेश वाटर है, काफ़ी अच्छा पानी है, बट अब वहाँ से तो मटका भरने जाएंगे नहीं। सुबह उठें, चलो जी बाल्टी भरने, कहाँ चल रहे हैं? कैलाश मानसरोवर चल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है, तो उधर पड़ा हुआ है। तो इंसान जहाँ है वहाँ पानी नहीं है, और पानी जहाँ है वहाँ इंसान नहीं है, या फिर पानी ऐसी फॉर्म में है जो हमारे काम में नहीं आ रहा। बहुत सारा पानी अंडरग्राउंड है, अब अंडरग्राउंड वाटर कहाँ है हमें पता ही नहीं। कुआं खोदते हैं कई बार तो पानी नहीं निकला, पता चला बाजू में पानी था। तो ऐसे पीने के पानी की कमी हो रखी है। कंजर्वेशन करना चाहिए, कर लेंगे साहब। शहर का भी देख लेंगे, सिटी में कैसे किया जा सकता है, और विलेज का भी, और खेत में भी किस किस तरीके से कंजर्वेशन कर सकते हैं वाटर का। देखेंगे सिंचाई का तरीका क्या अपनाया जाए, या शहर में किचन को कैसे बनाया जाए, बाथरूम में कितना और कैसे पानी को कम खर्च किया जा सकता है, या फिर डेली रूटीन की जो और काम है बाहर, क्या हमें पेड़ पौधों में नल चला के पानी डालना चाहिए। एक
क्या हमें गाड़ी धोने के लिए पानी वैसे चलाना चाहिए? क्या हमारे टॉयलेट का जो यूज है वो क्या पानी को खराब कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। हर वक्त अगर कोई टॉयलेट सिंपली जा रहा है वो कम से कम 15-20 लीटर पानी बहा देता है उसमें, 10 लीटर तो कम से कम मान लो, जबकि वहाँ पे 1-1.5 लीटर में भी आराम से काम चल सकता है। मतलब नॉर्मल में टॉयलेट करने की बात कर रहा हूँ, 1-1.5-2 लीटर बहुत होता है। बट हर बार कोई भी जा रहा है टॉयलेट और वहाँ पर फ्लश चला के छोड़ देता है, 10-15 लीटर पानी उड़ गया उसमें। उसको बहुत अच्छे तरीके से कंजर्व किया जा सकता है और आजकल आ भी रहे हैं ऐसे टॉयलेट आ रहे हैं जिसमें 2 स्विच आते हैं, एक स्विच फुल फ्लश का आता है और एक आता है हाफ का, या बहुत ही कम उसमें पानी वेस्ट होता है। तो वो बचाने के तरीके आए, वो यहाँ कंजर्वेशन। अगर आप ऐसा मेंस में आंसर राइटिंग में ये चीज़ें अगर नोट कर दें आप, तो आप बहुतों से यूनिक बन जाएंगे। अब मैं ये एग्जाम्पल किसी बुक से उठा के नहीं दे रहा आपको, ये आपके पास भी हो, मेरे पास भी है, डेली लाइफ में है, बट ये समझ में नहीं आता कि ये भी क्या एग्जाम में लिखे जा सकते हैं। अरे भाई हैं, यही तो है डेली लाइफ, यही तो लोगों को बताना है। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, ये भी बिल्कुल दिया जा सकता है एग्जाम, बिल्कुल। अब इरिगेशन है, इरिगेशन में स्प्रिंकल सिस्टम आ सकता है या फिर ड्रिप सिस्टम सबसे शानदार है। उसमें बूंद बूंद सिंचाई, बस पौधे की जड़ के पास बूंद, पत्ती को पानी नहीं चाहिए, उसको नहला रहे हैं हम स्प्रिंकल चला के, आधा पानी तो भाप बन के उड़ जा रहा है, ठीक है। या फिर नहर आ गई साहब, पूरा खेत को पानी का भर दिया, आधा पानी नीचे गया, आधा भाप बन के उड़ गया, ठीक है। तो वो वेस्टेज ऑफ वाटर है, तो वो बचाया जा सकता है। और बाकी काफ़ी लोग जो हैं नहाने में भी काफ़ी आलसी हो गए हैं कि भैया डिब्बा भर के पानी का कौन डाले और कौन बाल्टी भरने का इंतज़ार करे। शावर चलाओ सीधा आएगा डायरेक्ट, हाथ पैर भी ना हिलाओगे, ऐसे ऐसे बैठ रहे हो, नहा धो के निकल लिए साहब। तो उसमें कितना पानी वेस्टेज होता है, कितना ज़्यादा पानी वेस्ट होता है, तो खूब होता है, अच्छा खासा होता है। और होता ही है, क्यों नहीं होता उसमें पानी वेस्ट लगता है कि नहीं होता? शावर से नहाना चाहिए, उसमें कम नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, शावर से नहाना कम कैसे हो जाएगा? सर से लग के सारे ही बह जाता है, शावर तो थोड़ा बूंद करके। सर आरओ से बहुत ज़्यादा, आरओ वाला भी, हाँ चलो ठीक है, वाटर कंजर्वेशन देख लेंगे। हाँ मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट भी देख लें। और क्या दे रखा है इसमें? एग्रीकल्चर, अच्छा ये तो रिसोर्सेज दे रखे हैं सारे के। टाइप ऑफ फार्मिंग में पिछले टॉपिक में बात कर रहा था। क्रॉप पैटर्न, क्रॉप पैटर्न को मैं उसके साथ जोड़ रहा था कि लैंड यूज के साथ मैं जो बता रहा था क्रॉप पैटर्न, कि आप नहीं, वो टाइप ऑफ फार्मिंग वो वहीं अलग होगा। क्रॉप पैटर्न का मतलब होता है कि आप इस बार विंटर में कौन सी क्रॉप लगा रहे हैं, फिर समर में कौन सी लगाएंगे, फिर आप एक ही खेत में एक से ज़्यादा क्रॉप इन बिटवीन लगा रहे हैं, या फिर अलग अलग बड़े बड़े फील्ड में एक ही क्रॉप चल रही है, तो उसे कहेंगे क्रॉप पैटर्न। कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, हाँ ये भी देखेंगे, ये इकोनॉमी से आ जाएगा थोड़ा सा चैप्टर। इकोनॉमी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम वो भी देखेंगे कि इंडिया में कौन सा एरिया है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व हो रखी है और क्यों हो रखी है, ठीक है, और कहाँ पर है जो लोग बहुत ही कम यूज कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है बट फिर भी आउटपुट अच्छा है, उसकी भी चर्चा करेंगे इसके अंदर। फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट की एक आध स्कीम की चर्चा करनी पड़ेगी इसमें फूड सिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? फूड को सिक्योर करना है लोगों के लिए, कि लोग ये गारंटी देना, हाँ हाँ भैया भोजन मिले, भूखा ना मरे कोई, है ना, उसके लिए। और इस फूड सिक्योरिटी की शुरुआत कब हुई थी? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, हरित क्रांति के समय सोचा गया था, आज़ाद होते ही, कि सबसे पहले, तभी तो हार गए थे किससे? चाइना से। इसी के पीछे तो हार गए थे कि हमने भैया सोचा कि हम खाना बनाते हैं, लोग बहुत भूखे हैं बेचारे मर रहे हैं, चाइना वाले से जिसको मरना है मरो, हम गोला बनाएंगे, इधर बॉम्ब बनाएंगे, किसी को मरना खाना खुद खाओ, है तो है, नहीं है तो नहीं है। ये भारत वाला नहीं, नहीं नहीं, पहले लोगों को जिंदा करना है। खैर अपनी अपनी सोच है। मिनरल्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, वो सारे मिनरल्स हैं, देख लेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सा मिलता है, और कंजर्वेशन भी देख लेंगे। वैसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं बट कुछ डिटेल में लिख लेंगे इनके बारे में। वही रिसोर्सेज है सारे के सारे, कहाँ कौन सा क्या मिल रहा है। और क्या है? इंडस्ट्रीज, हाँ ये एक चर्चा करने वाली बात है कि कौन सी इंडस्ट्री को कहाँ इस्टेब्लिश किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्री, कम से कम 10 इंडस्ट्री के बारे में चर्चा कर लेंगे, जैसे शुगर इंडस्ट्री है, या फिर आयरन और इंडस्ट्री है, या फिर और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, या पेपर इंडस्ट्री है,
ये कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट है। एक तो एम्प्लॉयमेंट बहुत सारा है, लोग बहुत एम्प्लॉयड हैं वहाँ पर। और दूसरी चीज़ ये है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। चीनी कौन नहीं खाता, सुबह शाम तक कहीं ना कहीं तो हम चीनी काम में ले ही लेते हैं, चाय में या फिर मिठाई में या कहीं और, ठीक है, बिस्किट में, कहीं ना कहीं तो काम में आई गई, दूध में भी डाल के पी लेते हैं थोड़ी बहुत। पेपर है, सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं तो हमारी ज़िंदगी में सामने आ ही जाता है, और पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं तब तक तो पेपर सामने, ठीक है। इसके अलावा लोहा है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से टच हो ही जाता है सुबह से शाम तक, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब वो इंडस्ट्री बहुत ही काम की है। इसके अलावा और इंडस्ट्री कौन सी है? हाँ, कॉटन टेक्सटाइल है। अब कपड़ा पहनना है तो उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लेंगे। और इंडिया में मतलब ये मान लो खेती के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इतने लोग इसमें रोज़गार में लगे हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि कपड़ा तो भैया हर किसी को चाहिए, और वो डिज़ाइनदार, और वो भी 10-20 ड्रेस ना हो तब तक तो मज़ा नहीं आता। किसी के पास तो जैसे वो साउथ में जयललिता थी, मैडम जयललिता मुख्यमंत्री भी थी उधर, तो उनके पास 4000 जोड़ी तो जूती मिली थी, 4000 हाँ जोड़े, और शायद 5 या 6000 साड़ीज़ थी उसके पास। तो हाँ मतलब केस आज से 8-10 साल पुराना है, तो शायद उस समय आपने ध्यान नहीं दिया होगा। आप ज़रा देखना कि जयललिता के ऊपर जब छापा पड़ा था, रेड हुई थी, तो क्या मिला था उसके पास से, तो तब आपको पता चलेगा कि मुख्यमंत्री थी भाई, शो क्या है तो रखेंगे हमारे। तो ये ठीक है, पावर इंडस्ट्री भी है, कहाँ कहाँ कौन सा जनरेट कर रहा है, कितने टाइप के पावर होते हैं। ट्रांसपोर्ट में देख लेंगे कहाँ पर हमारे पोर्ट्स हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, कौन से नेशनल वाटरवेज हैं, और भी सब कुछ। और सी रूट्स भी देख लेंगे, वाटर क्या है, वाटर में वही आ जाएगा, हाँ। और कम्युनिकेशन भी देख लेंगे, संचार को भी देख लेंगे भैया, क्या क्या विकास हुआ है भारत के अंदर, इंटरनेट तक ले आएंगे, 5G तक, ठीक है। और कुछ है? हाँ वो वही हो गया, अब जो बात कर रहे थे, जो भी बात कर रहे थे ना, वही इसमें बस, और कुछ नहीं, एंड है यहाँ पर काम। ये है सारा सिलेबस। अब ये सिलेबस कहने को 4-5 पेज में है, बट ये सिलेबस है बहुत लंबा चौड़ा, हर एक चैप्टर करेंगे। अब मुझे मेरी मर्जी से चलने दो, है ना। सिलेबस ये है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा, मतलब बचेगा नहीं इसमें से कुछ। अब बचेगा नहीं का मतलब आप टिक मत लगाओ कि ये हो गया वो हो गया, आप लास्ट में देख लेना कि क्या नहीं हुआ। आपका काम इतना ही है, वो सब कुछ हो जाएगा आपके बिना देखे भी। कॉपी है अच्छा ठीक है, कर दूंगा। कहाँ गया ये क्यों नहीं आ रहा? चलो अब ठीक है। अब बताओ लास्ट क्लास में हम कहाँ थे, उससे आगे बढ़ते हैं, चर्चा बहुत हो गई। टाइम जोन की बात कर रहे थे। देखो मैं लास्ट क्लास में एक सिंपल सा छोटा सा चैप्टर के बारे में बात कर रहा था, टाइम जोन के बारे में। आप शायद नहीं आए थे लास्ट क्लास में। अब देखो, अब ऐसे नहीं आओगे तो अब मैं कहाँ से आपको बताऊंगा। अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में बात कर रहा था कि लॉन्गिट्यूड्स को देखना ज़रूरी है, और लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं, क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। और फिर बात की थी टाइम कैलकुलेशन की, और टाइम कैलकुलेशन में कुछ क्वेश्चंस किए थे, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का जो फैक्ट्स हैं वो भी मैंने बताए थे कि आखिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से क्यों बनाया गया है, और वो कहाँ से पास करता है, कितने स्टेट से, और क्या क्या मजबूरी थी कि 82.5 डिग्री हमने लॉन्गिट्यूड को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया। ये सारी बातें की थी मैंने लास्ट क्लास में, और आई थिंक लास्ट क्लास तो रिकॉर्डेड भी थी, है ना। तो आप देख सकते हैं वो क्लास, है ना, रिकॉर्डेड है, वो देख लेना। क्लास काफ़ी लंबी, 1 घंटे के आसपास की क्लास, 1 घंटा पूरा था उस क्लास का। उसमें कुछ क्वेश्चंस बच गए थे। जैसे वहाँ पर एक तो ये बचा था कि जैसे हम बात करें कि हमारी अर्थ पे हम 0 डिग्री पे हैं लंदन में, मान लेते हैं। लंदन से हम बात करें कि 15 ईच डिग्री हमें +1 आवर शो करता है ईस्टर्न साइड में, ऐसा ही बताया था मैंने। और अगर वेस्टर्न साइड में जाते हैं तो 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अगर पास हो गए तो वो -1 आवर की बात करेगा कि 1 घंटा कम होगा यहाँ से टाइम। 30 होगा तो 2 घंटे कम घड़ी में, 75 होगा तो 5, 150 होगा तो 10 आवर कम होगा। अगर मैं कहता हूँ 150 डिग्री ईस्ट है तो 0 डिग्री से कितना प्लस हो गया, +10 आवर्स।
और अगर मैं ऐसे ही कहूँ कि 90 डिग्री ईस्ट है तो कितना घंटा हो गया? 6 घंटे। 90 कितना होता है? 90 + 90 180। 180 अगर डिग्री है इस तरफ तो क्या दिखाएगा भाई GMT से? 0 डिग्री से कितना टाइम एक्स्ट्रा दिखाएगा? 12 घंटे। सिंपल सी बात है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ लंदन में और बात कर रहा हूँ कि 180 डिग्री ईस्ट में चला गया कोई और वहाँ खड़ा हुआ है, अगर मेरे यहाँ अभी अभी दोपहर का 12 बजा है तो उसके यहाँ क्या टाइम हुआ होगा? तो आप कहोगे उसके यहाँ वो 12 घंटे आ गए, तो रात के 12 बज चुके हैं और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। रात के 12 बजे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं वही टाइम बताऊंगा कि इट इज़ 12 PM सैटरडे एंड देर इज 12 AM संडे। ठीक है, ये टाइम हुआ। बट सी ये 180 डिग्री ना, इस मैंने बताया था कहाँ है 180 डिग्री? 0 डिग्री के बैक साइड में। अर्थ तो राउंड है ना, गोल है, दुनिया तो गोल है। अब इस गोल दुनिया पे अगर यहाँ पर ये 0 डिग्री बना हुआ है तो यहाँ 1 2 3 4 90 91 92 179 और 80 डिग्री यहाँ आएगा। और इधर से 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 5 6 90 यहाँ आएगा। 90 एंगल पे 90 डिग्री वेस्ट, फिर 91 92 93 179 वेस्ट और 180। बेसिकली 0 डिग्री और 180 डिग्री कॉमन है। 0 डिग्री कॉमन है दोनों तरफ से, 1 से पहले 0 और 179 और 179 के आगे 180। 180 डिग्री कॉमन है, उस पर ईस्ट या वेस्ट लिखा हुआ नहीं है, और 0 डिग्री कॉमन है, उस पर भी ईस्ट और वेस्ट लिखा हुआ नहीं है। तो अगर मैं कहूं कि 90 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री से कितना पीछे दिखाएगा खुद को, और ऐसे ही 150 डिग्री वेस्टर्न साइड कितना पीछे दिखाएगा, और 90 अगर 6 है तो 180 पे चला जाऊं मैं इधर से ऐसे, तो 180 डिग्री कितना माइनस में दिखाएगा? 12 घंटे। 180 तो 12 घंटे प्लस भी दिखा रहा है। ये एक कंफ्यूजन था, चैलेंज था, जब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं और टाइम जोन देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस कंट्री एंड दैट कंट्री। वॉच में क्या डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस क्या है? तो टाइम डिफरेंस बाकी सब जगह तो ठीक चल रहा था, बट इफ़ यू कैलकुलेट द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, दोज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑन द अर्थ। एक यहाँ है तो दूसरा यहाँ है, 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 बिल्कुल ऑपोजिट साइड में अगर हैं, तो जब हम ऑपोजिट साइड वाले प्लेस को ईस्टर्न साइड से देखते हैं तो 12 आवर प्लस दिखाएगा हमेशा, और वेस्टर्न साइड से देखते हैं तो 12 आवर माइनस दिखाएगा। सेम प्लेस सेम टाइम बट 2 डिफरेंट रिजल्ट्स, 2 अलग अलग नतीजे। नतीजे कितने आ रहे हैं भाई? कौन कौन से आ रहे हैं? दोनों में डिफरेंस कितने आवर्स का है? 24 आवर्स का डिफरेंस है। 24 घंटे का अंतर आ रहा है, एक ही जगह टाइम में अंतर दिखा रही है। मीन्स 24 आवर्स का मतलब क्या होता है? एक दिन होता है ना, या फिर कैलेंडर में कहें तो क्या कहें, एक क्या चेंज हो गई भाई? एक डेट का मामला हो गया। हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना जरूरी था, नहीं तो हर कोई कंफ्यूज्ड रहेगा। जैसे ही उसको देखेगा, एक व्यक्ति ने कहा -12 आवर, दूसरा कहीं बैठा हुआ उसने +12 आवर लिख दिया। अब कहीं बीच की जगह से कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ और ही रिजल्ट आ रहा है, तो सारी दुनिया में गड़बड़ा जाएगा मामला। किसी को समझ में नहीं आएगा कौन कंट्री आगे है कौन कंट्री पीछे है टाइम में। एक दूसरा कंफ्यूजन और क्रिएट हुआ। अर्थ इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली, सन इज राइजिंग एंड सेटिंग एनी टाइम एवरीवेयर, मतलब सभी जगह, या फिर कहेंगे एवरी टाइम समवेयर। कहीं ना कहीं सूर्य उदय हो रहा है और कहीं ना कहीं सूर्य अस्त हो रहा है। जब दुनिया घूम ही रही है तो कंटिन्यू चल रहा है ना। अब ये बताओ, हम बात करते हैं न्यू ईयर की, कि साहब कल न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है या परसों हो रहा है। सबसे पहले न्यू ईयर कौन मनाएगा? क्यों? उसके ईस्ट में कोई नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स है, पैसिफिक ओशन है, कनाडा है, वो तो आपसे वेस्ट में है ना, जापान से तो ईस्ट में है। आपसे वेस्ट में हो, जापान से तो ईस्ट में है। सी मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि अर्थ इज राउंड। जिसके सबसे पहले 12 बज जाएंगे। ये डिसाइड कौन करेगा? तो सबसे पहले 12 बजेंगे। सर जीएमटी
GMT तो बनाया ना हमने, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। क्यों बनाया, उसी के पीछे तो पड़ा हुआ हूँ मैं। किस जगह है GMT? GMT तो लंदन में, वो छोड़ो, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, ये लंदन लिखा हुआ है ना यार GMT, ये तो बात ही कर रहा था मैं। ग्रीनविच जगह ही है वहाँ, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं उसको, ठीक है, मतलब वहाँ का मीन टाइम ग्रीनविच का। ग्रीनविच प्लेस इन लंदन। ऑब्जर्व वहाँ पर एक वो थी लेबोरेटरी थी बेसिकली, जिसमें बैठकर ये सारा डायग्राम वगैरह बनाया था। तो अब आप कहें कि जो सबसे ईस्ट में वो पहले मना लिखा, उसके यहाँ सनराइज होगा। क्या आप समझते हैं कि गोल दुनिया में कोई ईस्ट या वेस्ट हो सकता है? होगा, पक्का होगा। हर प्लेस का ईस्ट होगा और हर प्लेस का वेस्ट होगा। यानी जिसको आपने ईस्ट में माना हुआ है उसके भी कोई ईस्ट में है, फिर आगे चल के देखोगे उसको आपने ईस्ट में माना था, उसके भी तो कोई ना कोई ईस्ट में है, वहीं आ जाओगे वापस घूम फिर के। यानी हर एक प्लेस का ईस्टर्न साइड है और हर एक प्लेस का वेस्टर्न साइड है। तो हु इज इन द मोस्ट ईस्टर्न साइड? नो वन। आप कहोगे कि जापान में पहले सनराइज हुआ, जापान से ईस्ट वाली जगह पे उससे पहले हुआ है, फिर आप कहोगे ठीक है वहां हुआ है, उससे पहले वाले उस पे हुआ है, उससे पहले उस पे हुआ है, उससे पहले उस पे, उससे पहले यहाँ हुआ है, उससे पहले यहाँ, उस पे, उससे यहाँ, उससे पीछे चलते रहो आप, करोड़ों वर्ष पीछे तक जाते रहोगे और आपका रिजल्ट वही आएगा कि आपसे पहले इसके यहाँ सनराइज हुआ है, आपसे पहले इनके यहाँ हुआ है। हुआ ही है, ओबियसली दुनिया ऐसे घूम रही है। मैं जैसे इस हाथ को ऐसे घुमाता रहूं, ऐसे घुमाता रहूं, इससे पहले इसने देखा, इससे पहले इसने देखा, इससे पहले इसने देखा, इससे पहले इसने देखा आपको, फिर इससे पहले इसने देखा, इससे पहले इसने देखा था आप, यही तो होगा। तो हर किसी से पहले किसी ना किसी को सनराइज हुए, किसी ने सनराइज होते हुए देखा था। तो पहला सनराइज कहां माने? यहां पर कहानी आई कि हमें एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसके पीछे नहीं जाना। पीछे जाने पे तो गड़बड़ हो रही है ना, तो रोक दो ना बस कि भाई इससे पीछे नहीं जाएंगे। इस लाइन से आगे जब सनराइज हो ना, वो पहला सनराइज है, क्योंकि उसके पीछे तो फिर वो कहेगा मेरे से पीछे भी कोई बैठा है, वो कहेगा मेरे से पीछे भी कोई बैठा है। पीछे जाना ही नहीं है, एक लाइन ड्रॉ कर दो कि इस लाइन के बाद में जो सनराइज हुआ है ना वो पहला सनराइज है, और इससे पीछे जो छूट गए वो सब जगह सनराइज होने के बाद में पहले सनराइज मानेंगे, फिर उसका ये सबसे लास्ट में सनराइज इसका मानेंगे। इससे जस्ट पहले इसके यहाँ हुआ है सनराइज, बट इसको छोड़ ही दिया ना, इसके यहाँ पहला माना, तो अब तो नेक्स्ट डे जब इसके यहाँ सनराइज हुआ, उससे जस्ट पहले जो सनराइज हुआ उसके लास्ट डे वाला सनराइज है। मतलब ये प्लेस और ये प्लेस आपस में कितनी दूर हो गए एक दूसरे से? 24 आवर्स। उस लाइन को हमने कहा इंटरनेशनल डेट लाइन। आखिर क्यों इंटरनेशनल डेट लाइन बनानी पड़ी? उसके पीछे ये दो कारण थे। एक तो नया वर्ष कहाँ से शुरू करें, पहले ईयर का पहला सनराइज किसका माने, क्योंकि नेचुरली तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, हमें आर्टिफिशियल तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और उसके पीछे जाने से रुकना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा, हमसे जो बैक साइड में प्लेसेस हैं उनका डिसीजन कैसे लें कि वो हमसे आगे हैं टाइम में या पीछे हैं, क्योंकि सेम रिजल्ट आ रहा है, सेम प्लेस है और दो डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं और ये सबके साथ होगा। तो अब इसे डिसाइड करना जरूरी है कि वो आगे हैं या पीछे हैं। नहीं किया तो टाइम कैलकुलेशन का फॉर्मूला ही गलत हो गया। वो तो दो रिजल्ट कैसे आ सकते हैं? कहते हैं कि किसी चीज के बारे में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें नहीं हो सकती। जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहां होता है कि दो गलत एक साथ सही बातें हो सकती हैं, लेकिन एक गलत और एक सही बातें दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती कभी भी। मैं कहूं जैसे होता है ना उसमें कि कुछ बकरी गधे, ठीक है, और कुछ बकरी ऊंट है। हो सकता है कि कोई भी बकरी गधा ना हो और कोई भी वो ना हो, ठीक है, दोनों बातें गलत तो मान सकते हैं हम, लेकिन दोनों बातें सही नहीं हो सकती कि बकरी गधा भी हो और वो ऊंट भी हो, ठीक है। एक बात कह रहा हूं, मैं पूरी रीजनिंग में जा नहीं रहा, मैं यहां बात कर रहा हूं कि आप ये तो कह सकते हैं कि भैया ये दोनों ही बातें गलत हैं, ठीक है, मान लेते हैं। तीसरी बात बता दो जी सही है वो बता दो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि वही प्लेस मेरे से 12 घंटे आगे भी है और वही प्लेस 12 घंटे पीछे भी है। दोनों बातें कैसे हो सकती हैं यार? या तो आगे होगा या पीछे होगा, या तो दोनों ही गलत मान लो, तीसरी बात बता दो, चलेगा। ये दोनों सही नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अपोजिट चीजें हैं और दोनों अपोजिट चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका इलाज क्या किया? लिखो इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसका इलाज हमने ढूंढ लिया और वो इलाज निकला कहीं दूर जाकर।
लिखो, दिस लाइन डिसाइड्स, यह रेखा यह तय करती है कि, दिस लाइन डिसाइड्स दैट where should be the first day of the new year start, where should be the first day of the year start। यह रेखा यह तय करती है, निर्धारित करती है कि नए वर्ष का पहला दिन कहाँ से शुरू हो, नए वर्ष का पहला दिन कहाँ से शुरू हो। Decides that the where should be the first day of the new year start। The western side of this line, the western side of this line is always one day ahead, the western side of this line is always one day ahead than the eastern places, than the eastern places। इस रेखा के पश्चिमी क्षेत्र, इस रेखा के पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी क्षेत्रों की अपेक्षा, पूर्वी क्षेत्रों की अपेक्षा सदैव एक दिन आगे रहते हैं, सदैव एक दिन आगे रहते हैं। देखिए, अगर इस लाइन की अगर आप बात करते हैं, तो इधर इसका हो गया वेस्टर्न साइड और इधर हो गया ईस्टर्न साइड। अभी आपने कहा था ना कि जापान में न्यू ईयर मना लेते हैं सबसे पहले, मैंने कहा था जापान से ईस्ट में तो यूनाइटेड स्टेट्स है, बट हमने क्या किया, इस लाइन के ईस्ट में जाना बंद ही कर दिया कि इसके ईस्ट में नहीं जाएंगे। फिर ईस्ट में जाएंगे तो अमेरिका से ईस्ट में लंदन है, लंदन से ईस्ट में रशिया है या ईरान है, ईरान से ईस्ट में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ईस्ट में इंडिया है, इंडिया से ईस्ट में म्यांमार है। आ जाओ जी, चलते रहो। इंडिया से ईस्ट में म्यांमार है, म्यांमार से ईस्ट में फिलीपींस है, फिलीपींस से ईस्ट में न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड से ईस्ट में ये ब्राज़ील है। चलते जाओ, वापस दुनिया का चक्कर लगाते रहो। ईस्ट में चलते रहे तो काम खराब हो जाएगा, ईस्ट में जाना रुकना पड़ेगा। कहाँ रुकेंगे, कहाँ रुकेंगे भाई? इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अब ऑटोमेटिकली जब यहां सनराइज हुआ इस जगह पर, उससे जस्ट पहले यहां भी हुआ था, ऑब्वियसली उससे ईस्ट में है तो सनराइज तो वहां पहले हुआ था, बट हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया कि तुम्हारा बाद में देखेंगे, हमें पीछे जाना ही नहीं है लाइन। तुम्हारा सनराइज जो है वो आज पहला है, नया साल का पहला सनराइज तुम्हारा है, ठीक है। फिर नया साल इसने मनाया, फिर इसने मनाया, फिर इसने मनाया, फिर उसने, फिर इसने, फिर इसने मनाया, इसने मनाया, इसने मनाया। तो ये जो बी है उसने एक कितने टाइम बाद में नया वर्ष मनाया? 24 घंटे बाद, जब सारी दुनिया में नया साल मनाया तब। इसलिए मैंने कहा कि जो वेस्टर्न प्लेसेस हैं इस लाइन से, वो हमेशा इन ईस्टर्न प्लेसेस से कितना दिन आगे रहते हैं? एक दिन। ये लाइन जो अभी आपने लिखी थी वो। द IDL, शॉर्ट में लिख लो, द IDL इज ऑलमोस्ट अलोंग विद 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ऑलमोस्ट अलोंग विद 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप हिंदी में भी वैसे लिख लें, (180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आप भी शॉर्ट में लिख लो या पूरा लिख लो, आइडियल लिख लो या तो तिरे लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। लगभग 180 डिग्री देशांतर पर बनाई गई है, लगभग 180 डिग्री देशांतर पर बनाई गई है, along with the 180 degree longitude, but it is deflected at some places, it is deflected, deflect करना, हटाना, but it is deflected at some places, लेकिन इसको कुछ क्षेत्रों पर हटाया गया है। It is deflected at some places,
लेकिन इसको कुछ क्षेत्रों पर हटाया गया है, लाइक बिकॉज ऑफ रशिया, जैसे रूस के कारण, लाइक बिकॉज ऑफ रशिया, जैसे रूस के कारण। दूसरा बी, बिकॉज ऑफ एल्यूशियन आइलैंड्स, एल्यूशियन आइलैंड्स ऑफ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के एल्यूशियन द्वीप के कारण, संयुक्त राज्य अमेरिका के एल्यूशियन द्वीप के कारण। एंड बिकॉज ऑफ किरीबाती कंट्री, एंड बिकॉज ऑफ किरीबाती कंट्री, एक छोटा सा देश है, आइलैंड कंट्री है, तुवालू भी है वहां पर, किरीबाती एंड तुवालू कंट्रीज। सर तुवालू और किरीबाती को तो वेस्ट ईस्ट में भी रख सकते थे, ये तो एक ही कंट्री है, ये तो दूसरी कंट्री है। बताता हूँ क्यों, बताता हूँ। अब मैं इनका दुख भी बताता हूँ, रुको तो सही, दुख भी तो है किसी का, वो भी तो सुनो। और जैसे किरीबाती और तुवालू देश लिख लिया ये, और जैसे किरीबाती मतलब रूस, एल्यूशियन द्वीप, संयुक्त राज्य अमेरिका के किरीबाती और तुवालू। देखो किरीबाती यहाँ पर है और तुवालू यहाँ पर है। इनके नज़दीक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं या फिर ब्राज़ील और अर्जेंटीना है, कौन नज़दीक है? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इनको ज़्यादातर जो ट्रेड करना था, इनका जो कल्चर है वो पापुआ न्यू गिनी से, फिलीपींस से, जापान से, इनसे रिलेटेड है इनका जो कल्चर है वो। साउथ अमेरिका में तो लोग पहली बात तो थे नहीं, हैं तो वो यूरोपियन लोग हैं, इनका कल्चर अलग है। और इन कंट्रीज में जो लोग रहते हैं उनका कल्चर इस टाइप का है, जो लोग यहाँ रहते हैं। तो इन लोगों को जो ट्रेड करना है, व्यापार करना है, वो ज़्यादातर इनके साथ करना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान, इनके साथ करना है ट्रेड। अब बेचारे एक तो छोटे मोटे देश जिनकी इकोनॉमी वैसे ही अच्छी नहीं है, एक उनको आप 2 कैलेंडर भी मैनेज करने के लिए कहो कि भाई इनके यहाँ तो डेट अलग चल रही है, तुम्हारे यहाँ अलग चलेगी, हर चीज़ में वो अलग अलग देखना पड़ेगा। तो ये दे दो ना रिलीफ, लाइन को टेढ़ी करके निकाल दो, इनको इधर कर दो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उसमें? इसमें कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं। यही तो है कि ये नया साल पहला मना लेगा, कौन सा उसमें खर्चा हो गया दुनिया का, हम 1 घंटे बाद में मना लेंगे, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? बात यही थी। अब इनको सबसे लास्ट में नया साल मनाने को दे दोगे तो कौन सा घिस जाएंगे। और अगर किसी ने यहाँ वाली कंट्री ने मान लो अब इसने नया साल सबसे पहले मना लिया तो कौन सा हमारे पॉकेट से पैसा ले गया? 2 घंटे बाद मना लेंगे हम नया साल, इतनी देर में कोई घिस थोड़ी जाएगा दुनिया में कुछ। तो बात ये है, इनका ट्रेड इनके साथ चलना था, इसलिए बेचारों को इनको इधर कर दिया। अब एल्यूशन आइलैंड को आप कहते तो काट देते इनको, इधर से इधर रख देते। अरे वो अमेरिका के हैं, पता चला जो यहाँ अमेरिका के लोग रह रहे हैं वो दूसरा कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं, आपस में एक ही देश के अंदर पंगा हो जाता। वो कहते भाई तुम्हारे यहाँ फिल्म लग गई, नहीं मेरे यहाँ तो थर्सडे है, फ्राइडे कल है। वो कह रहे मेरे यहाँ तो फ्राइडे आज ही लग गई साहब, ठीक है। पर अब ऐसे तो इसको पानी में से क्यों निकाला गया, किसी कंट्री में से क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि उसी कंट्री में सड़क के इस तरफ संडे और उधर मंडे, आधी कोचिंग आज चल रही है, आधी कल चलेंगे, आधी छुट्टी हो रही है। स्कूल वाले बच्चों का जहाँ पंगा हो जाता है, मतलब इस घर वाले बच्चों की आज छुट्टी है, वो चिढ़ा रहे हैं, उधर वाले बेचारे स्कूल जा रहे हैं मुंह लटका के कि वो तो आज छुट्टी मना रहे हैं। तो ये पंगा ना हो जाए, ऐसा ट्रेड में भी होता है। अभी तो हम घर की बात कर रहे हैं, चिढ़ा तो लेते हुए उस दिन तो मानसिकता घटेगी ना, अगले दिन इधर वाले रोते कि यार आज वो तो एंजॉय कर रहे हैं। बात वही है ना, ये तो हम मजाक की और छोटी बात कर रहे हैं, ये मजाक बहुत बड़ा हो जाता है जब कंट्री ट्रेड की बात करती है, व्यापार की बात करती है। तो हर जगह आपको डेट मेंटेन करनी पड़ेगी, भैया मेरे यहाँ ये हुई है डेट और उसके यहाँ ये है, 2 डेट एक साथ मेंशन करनी पड़ेगी हर जगह उनको, तो बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। इसलिए आगे लिखो, दिस लाइन इज ऑलमोस्ट थ्रू द पैसिफिक ओशन। यह रेखा लगभग प्रशांत महासागर से गुजारी गई है या निकाली गई है। दिस लाइन इज ऑलमोस्ट थ्रू द पैसिफिक ओशन। यह रेखा लगभग प्रशांत महासागर में ही है, लगभग प्रशांत महासागर में ही है। बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल and ends at south pole, but it starts from north pole and ends at south pole। लेकिन यह उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, लेकिन यह उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है।
उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। पासेज थ्रू द आर्कटिक ओशन, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन तो हमने नोट कर ही लिया, फिर भी लिखना चाहो तो लिख लो। पैसिफिक ओशन एंड इन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट, पैसिफिक ओशन एंड इन द एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आपने लिखा, लेकिन यह आर्कटिक महासागर से निकलती है, बेरिंग जल संधि से, प्रशांत महासागर से और एंटार्क्टिका महाद्वीप के अंदर है। आर्कटिक महासागर से गुजरती है, आर्कटिक महासागर, बेरिंग जल संधि से निकलती है, बेरिंग जल संधि से निकलती है, बेरिंग, हाँ, जल संधि से निकलती है और एंटार्क्टिका महाद्वीप में है। तो वैसे तो हमने कोई भी लैंड एरिया इसमें कवर नहीं किया, कोशिश की है कि वाटर ही वाटर में से पास करे, बट स्टिल एंटार्क्टिका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर से ये निकलती है। तो अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि इंटरनेशनल डेट लाइन कौन सी लैंड पार्ट के अंदर भी है, कौन से भूमि भाग के अंदर से भी गुजरती है, तो मैंने यहाँ लिखा है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। क्यों भाई, उसके अंदर से क्यों निकलेगी? क्योंकि जब साउथ पोल के चारों ही तरफ एंटार्क्टिका है और साउथ पोल तक आपको उसको पहुँचानी है तो एंटार्क्टिका में से तो ले जाना ही पड़ेगा। और वहाँ कोई पंगा भी नहीं है, क्यों? वहाँ कोई कंट्री नहीं है, कोई पीपल नहीं है, लोग नहीं है, कुछ नहीं है, तो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगी, छोड़ो उसको, बढ़िया है। लिखो हाँ, रूल ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का नियम, रूल ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन। पहली बात तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो अलोंग विद 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ऑलमोस्ट। अब यहाँ से इसके ईस्ट में और वेस्ट में अगर आप बात करते हैं ए एंड बी प्लेसेस की, तो ए प्लेस अगर कहता है कि इट इज़ 7 AM संडे, तो बी प्लेस हमेशा कहेगा यस, एक आध सेकंड का ही फर्क है, बाकी 7 AM ही यहाँ पर हो रखे हैं, बट इट इज़ मंडे, मीन्स A is always I mean when you are crossing this international date line, if you are going to the eastern side, deduct 1 day from your calendar, एक दिन तुरंत माइनस कर दो। और अगर आप इसको ईस्ट से वेस्ट क्रॉस कर रहे हो तो क्रॉस करते ही ऐड कर लो एक दिन, जो भी आपका टाइम है वो टाइम रहने दो क्रॉस करते वक्त, बट एक दिन ऐड कर लो, जोड़ लो तुरंत आपके कैलेंडर के अंदर, यानी 24 आवर्स प्लस करने और 24 आवर्स माइनस करने, टाइम चेंज नहीं करना, क्योंकि हम तो क्रॉस कर रहे हैं ना, तो क्रॉस करते वक्त घड़ी में इधर से उधर गए हो तो 1 सेकंड का फासला हुआ, छोड़ो उस 1 सेकंड को, कैलेंडर की अगली डेट निकाल दो, घड़ी में टाइम वहीं चलने दो। लॉन्गिट्यूड से मतलब ही नहीं है ना, मैं तो ऑलमोस्ट अलोंग विद 180 डिग्री लिखा है। अगर 180 डिग्री से भी, ये तो इत्तिफाक की बात है कि 180 डिग्री के पास ज़्यादातर जगह पानी है, इत्तेफाक की बात है बस ये, क्योंकि 0 डिग्री वो लंदन में बना रहे थे, अब लंदन में बनाते बनाते उन्होंने देखा यार इंटरनेशनल डेट लाइन की भी ज़रूरत पड़ गई, वो कहाँ बनाए, तो वो खुद ही सर्च कर रहे थे कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ बनाए, तो उन्होंने देखा जो 180 डिग्री है ना उसके आसपास ज़्यादातर पानी ही पानी है, क्योंकि उसको पानी में से निकालना था। और दुनिया में आप चारों तरफ देख लो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी आपको नॉर्थ से साउथ तक पानी नहीं मिलेगा, लेकिन 180 डिग्री के आसपास लगभग पानी ही पानी है, पैसिफिक ओशन है, इसलिए वहाँ बनाई गई। अब जहाँ वहाँ पर भी अगर बीच में कोई लैंड पार्ट आया है तो हटा लिया उसको साइड में। अब 180 डिग्री को हमने GMT मान लिया, वो
180 डिग्री को नहीं माना ना, उसके साथ साथ है, लगभग है, वो लाइन अलग है, उसको 180 डिग्री से कोई रिलेशन नहीं है उसका। सर फिर 179 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कहीं ना कहीं उस कंट्रीज को जहाँ से वो लाइन जा अरे नहीं, ऐसा ना तो क्वेश्चन बनेगा ना कोई दिक्कत है। फिर उस कंट्री का पर्टिकुलरली देखें, फिर हम इंटरनेशनल डेट लाइन को नहीं देखेंगे। जैसे मान लो हम किसी किरीबाती कंट्री की बात कर रहे हैं, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे वो इंटरनेशनल डेट लाइन के मतलब वो 180 179 पे आ गया है, 160 पे आ गया, हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर लिखा होगा इतना डिग्री ये, बट आपको फिर पता होना चाहिए कि उसकी ईस्टर्न साइड से निकल रहा है इंटरनेशनल डेट लाइन। एग्जामिनर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला कि जरा बताओ किरीबाती में, अब हमें पता ही नहीं कि वहाँ कोई ऐसी भी कंट्री है जिसका नाम ले लिया और वो तो उसके तो ईस्ट से निकल रही है, जबकि उसने कहा कि वो कहाँ पर है, वो है 179 डिग्री या 175 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है वो कंट्री। तो हम तो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा तो सीधा किधर मानेंगे उसको, किधर मानेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन से या वेस्ट में? ईस्ट में है, उधर ईस्ट वाले उधर हैं, वेस्ट वाले इधर हैं। हाँ हाँ ईस्ट में होगा, इधर होगा वो। अगर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा है उस पर तो इंटरनेशनल डेट लाइन से ईस्ट में मिलेगा वो आपको, इधर मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा कहते ही हमने तो उसको इसके इधर मान लिया और एक दिन पीछे कर दिया उस जगह से, लेकिन सच में इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसे निकल रही थी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि आपको नहीं पता, अरे मुझे तो पता ही नहीं था वो कंट्री इधर है और एग्जामिनर ने तो कहा ये नहीं। अगर वो नंबर दे रहा है तो नंबर से सोल्व करना है, अगर उसने कहा है कि किरीबाती जो है वो उसके वेस्टर्न साइड में है तो उस तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि वो टेढ़ा कर दिया और वो तो नंबर तो है वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और वो इसके इधर होना चाहिए, उधर है इधर है। अभी मैं क्वेश्चन करवा के देखता हूँ, देखो क्वेश्चन या तो ऐसा आएगा वैसा आएगा, मतलब ऐसा या वैसा कैसा, जैसे तो मैं करवा रहा हूँ वैसा कि इसको सीधा मान लो जो 180 पे मान लो और वैसे क्वेश्चन कर लो। कोई कंट्री इधर है उधर वो देख लेंगे, बाद की बात है, वो एक्सेप्शन है कि हमें उधर करना पड़ा, नहीं तो 180 को ही इंटरनेशनल डेट लाइन मानते हैं क्वेश्चन करने के लिए, 180 को मानते हैं। अब पर्टिकुलरली किसी कंट्री के साथ ही मामला फंसा हुआ है तो उसका स्पेशल केस में लेके कर लो ना, स्पेशल केस में लेके कर लो उसको, बाकी तो 180 से कर ही रखा है हमने। ठीक है, ये है चीज। तो अब देखो जैसे क्या वो प्रॉब्लम सोल्व हुई जो मैं अभी कह रहा था, ये प्रॉब्लम क्या सोल्व होगी? देखो जरा इधर सोल्व होगी या नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं कि एक पर्सन है वो इस 180 डिग्री लाइन से वेस्टर्न साइड में है और वो कुछ 150 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है, पूर्वी देशांतर पर, और उसके यहाँ टाइम हुआ है कुछ 10 AM मंडे का टाइम है, और दूसरा पर्सन इसके ईस्टर्न साइड में खड़ा है और वो भी है 150 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर। बताओ जरा इसके यहाँ क्या टाइम और क्या डेट हुआ होगा उसी वक्त, करो जरा क्वेश्चन करो। अच्छा जो लोग नए हैं वो बता दूं, 15 डिग्री अगर कोई ईस्ट और वेस्ट में दूर है तो उसके बीच में 1 घंटे का अंतर होता है। कोई भी कंट्री अगर ईस्ट में है और कोई वेस्ट में है, वहाँ लॉन्गिट्यूड का नंबर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, वो 15 डिग्री वेस्ट पे है या 20 डिग्री ईस्ट पे है या 15 डिग्री ईस्ट पे और 50 डिग्री ईस्ट पे है, नहीं, फिर भी वो एक दूसरे तो ईस्ट और वेस्ट में है ना, नंबर तो उसका पर्टिकुलर है, अपना है, खुद का नंबर है कि वो कहाँ है, बट उससे भी कोई ना कोई कंट्री ईस्ट और वेस्ट में है। बात ये, तो अगर ये कंट्री ईस्ट में और ये वेस्ट में है तो इसका टाइम हमेशा आगे होगा, ये प्लस में होगा इसकी घड़ी और इसकी माइनस में होगी, जो भी टाइम है वो करके देख लो। हाँ जी, किसका टाइम सेम, किसका टाइम सेम? इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स का। कैसे? एक जगह पर थोड़ी है, एक 30 डिग्री दूर है 180 से और एक 30 डिग्री इधर है, दोनों 60 डिग्री डिस्टेंस पे हैं। वो मैं सेम टाइम तो उनका बता रहा था जो उस लाइन से चिपक के बैठे हुए हैं, एक लाइन के इधर बैठा हुआ है एक इधर बैठा हुआ है, उनका भी मैंने बोला था, अगर आपको याद हुआ तो, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि 1 ही सेकंड का तो अंतर होगा, चलो छोड़ो उसको, बोला था ना मैंने ऐसे नहीं बोला कि दोनों के यहाँ फिर भी सेम टाइम होगा ना, लाइन भी क्रॉस कर रहे हो तो 1 सेकंड तो लगेगी। बताओ 10 PM मंडे, 10 घंटे का 12 घंटे का अंतर होगा। जब 150 से 150 तो काउंट करेंगे ना, 180 थोड़ी काउंट करेंगे। 150 से ईस्ट से 150 वेस्ट तक जाना है,
वो 0 डिग्री जब सेंटर में होता है तब, 0 डिग्री सेंटर में होगा तब 150 कैलकुलेट करेंगे ना। यहां तो हम 150 से 180 कैलकुलेट करेंगे, 150 से 180 कैलकुलेट करेंगे, तो 30 डिग्री हुआ इनके बीच में। तो 0 डिग्री अगर आप सेंटर में करके देख रहे हो तब 150 इधर है और 150 उधर है। आप अगर 180 को सेंटर में करके देख रहे हो तो 150 से 180 है, 150 से 180 है, 0 से 150 नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये कितने घंटे का? 6 घंटे का, ठीक है, ओके। 4 घंटे का 60 है ना, 15 डिग्री पे 1 घंटा है, 15 डिग्री पे 1 घंटा है, 4 घंटे का अंतर है, ठीक है। तो बताओ जरा, वो ए प्लेस टाइम में आगे होगा या बी प्लेस टाइम में आगे होगा? आई एम जस्ट आस्किंग इन द टाइम, वॉच टाइम, टाइम टाइम। सनराइज किसके यहां पहले हो रहा है, ए या बी के यहां? सनराइज की बात कर रहा हूं, बी के यहां पहले हो रहा है। ऑब्वियसली बी ईस्टर्न साइड में, सनराइज उसी के यहां होगा। हमारी डेट बाद में देखेंगे, डेट तो हमने मन मर्जी से बना ली, सनराइज तो भैया उसी के यहां पहले हो रहा है, सुबह तो उसी के यहां पहले हो रही, वो अलग बात है, डेट में एक दिन पीछे पटक दो चाहे। तो अगर इसके यहां 10 बजे हैं तो 10 और 4 14, यानी 2 बज चुके हैं यहां पर, ये तो पक्की बात है। 2 PM हो चुका है। डे का देख लेंगे, अब डे का देख लेंगे। डे देखो यहां मंडे है और 4 घंटे बाद तो मंडे ही रहेगा, एक बार के लिए देख लेते मंडे ही रहेगा। लेकिन हमने इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस किया है, और इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आपने वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस किया है तो क्या करेंगे हम? 1 डे माइनस करने का रूल है, तो इस मंडे को हम कर देंगे संडे, तो हमारा आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा। इसको अगर एग्जामिन करना हो आपको कि ये सही हुआ या नहीं हुआ, तो आप किसी भी क्वेश्चन को फिर बाद में 0 डिग्री के ऊपर से करके देख लो, वहां डेट वाला पंगा तो आएगा नहीं। चलो 0 डिग्री से करके देखते हैं क्या सेम। हाँ देखो कर लेते हैं ना, सामने 0 डिग्री मतलब लंदन वाली 0 डिग्री को बीच में करके। हाँ मैं ऐसे कर लेता हूँ, इसको छोड़ो, यहाँ छोड़ दो। वैसे ईस्ट वाले का बताया था क्या, तो ईस्ट वाले को इधर कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ क्या करना पड़ेगा, ये हुई लंदन वाली 0 डिग्री, 0 से 150 ईस्ट का टाइम बताया है और 0 से 150 वेस्ट का टाइम पूछा है। 150 का मतलब 10 घंटे का अंतर हो गया, 150 का मतलब 10 घंटे का अंतर हो गया, दोनों का डिफरेंस देखें तो 20 घंटे का अंतर हो गया दोनों प्लेसेस के बीच में। जब इधर से आप देखोगे ना दुनिया के एक तरफ से, तो इन दोनों जगह के बीच में 20 घंटे का अंतर न जाएगा, और इधर से देखोगे तो 4 घंटे का, क्योंकि टोटल 24 घंटे का अंतर होगा। मैं कहूँगी 150 डिग्री से 180 को क्रॉस करके 150 डिग्री पे जाऊँगा तो मेरे को 4 घंटे लगते हैं, और जब मैं इस 150 डिग्री से 0 डिग्री पे जाऊंगा और 0 से वापस 150 पे आऊंगा तो मेरे को 20 घंटे का टाइम लगता है। हाँ सही बात है, इधर इतना आप 60 डिग्री क्रॉस कर रहे हो और वहां पर आप 300 डिग्री क्रॉस कर रहे हो, टोटल 360 डिग्री है, 360 डिग्री है, ठीक है जी। तो 20 घंटे लगे। अब 20 घंटे लगे तो आप अगर यहां से देख रहे हो तो आप किस तरफ देख रहे हो, ईस्ट में या वेस्ट में? लेफ्ट हैंड साइड, वेस्ट में देख रहे हो। तो यहां का जो भी टाइम है उसमें से 20 घंटे क्या करने हैं अब, क्योंकि उधर वाले में तो 20 कम ही बजे होंगे ना, जो भी यहाँ टाइम होगा 20 कम बजेंगे, ठीक है जी। आप 24 घंटे कम कर दो, इस 10 में से 24 घंटे कम कर दो, सेम टाइम सैटरडे 10 बजा, लेकिन नहीं 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 नहीं, उससे 4 घंटे आगे लाओ घड़ी को, क्योंकि 20 ही घंटे कम करने थे, हमने 24 कर दिए, तो 10 में 4 जोड़ दो, वही 2 PM सैटरडे। 20 घंटे पीछे, वो सॉरी संडे, मैंने सैटरडे कर दिया क्या? नहीं, हाँ संडे ही कर रखा है। तो मंडे से अगर आप बाई 24 घंटे पीछे जाओगे तो संडे का 10 AM होगा, लेकिन उसमें 4 घंटे जोड़ोगे तो संडे का 2 PM हो जाएगा। तो यहां का आया 2 PM संडे। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन बनाने के बाद में आप डेट लाइन के ऊपर से आप कैलकुलेशन कर लो 180 के ऊपर से, तो भी सेम वही कैलकुलेशन आया, और आप 180 डिग्री को मत बीच में लाओगे तो भी वही कैलकुलेशन आया। लेकिन सेम कैलकुलेशन तभी आया जब हमने इंटरनेशनल डेट लाइन का रूल अप्लाई किया। अगर वो रूल अप्लाई नहीं करते तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। इधर से देखा तो 2 PM मंडे दिखा रहा था, और उधर से देखा तो 2 PM संडे दिखा रहा है। वही हो गया ना 24 घंटे का अंतर, वही तो लोचा पड़ रहा था हमारा, कि इधर से देखो तो 12 घंटे आगे और इधर से देखो 12 घंटे पीछे, और 24 घंटे का अंतर दिखाएगा। लेकिन हमने एक ऐसी लाइन बना ली जिससे रूल को अप्लाई करते ही आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे इधर से कैलकुलेट करो, उधर से कैलकुलेट, बस इस लाइन को क्रॉस करने ही
24 घंटे पीछे ले जाओ, 24 घंटे आगे ले जाओ कैलेंडर को, बस काम खत्म। और नया साल कौन मनाएगा ये भी तय हो गया। इस लाइन के जो जस्ट वेस्ट में बैठा हुआ वो सबसे पहले नया साल मनाएगा, उससे पीछे जाना नहीं है। अगर कभी इंटरव्यू में आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्टर्न साइड वाले न्यू ईयर पहले सेलिब्रेट करते हैं, वाई, जबकि सनराइज तो ईस्ट वाले के यहाँ पहले हुआ था, बस फिर आपको जो मैंने अभी कहानी बताई ना वही बतानी है 5 मिनट में। बता दोगे? आई होप आप बता दोगे ना, क्योंकि सर अर्थ इज राउंड एंड इट इज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। एवरी प्लेस हैज दैट्स ईस्ट एंड वेस्ट साइड्स, एवरी प्लेस, एंड इफ वी टेक वन प्लेस for the sunrise, some place is in the eastern side of that place and sun rises firstly on that place. Then if we take that place, some place is in the eastern side of that place also and sun rises firstly at that place. तो फिर क्या करें? We have to stop at line so that we can say we will not go behind this line. We will see the sunrise firstly after this line. And after this line means not going in the eastern side, we are facing the western side, or we are looking for the western side of that line. That's why, but we should not forget this thing that the places those are in the east western side of international date line, these places are actually in the eastern side of 0 degree GMT line. ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि 0 डिग्री जो लंदन वाली लाइन है उनके ये सारे प्लेसेस ईस्टर्न साइड में हैं, जो सच में इंटरनेशनल डेट लाइन के हमें वेस्टर्न साइड में नजर आ रहे हैं, एंड दोज आर एक्चुअली ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। वो पूर्वी देशांतर भी हैं, वो 0 डिग्री से 1 2 3 4 जो ईस्ट वाले हैं 179 तक, इसलिए मैंने देखो इसके वेस्टर्न साइड में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लिखा है भी वहाँ ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड ही, क्योंकि जब आप 0 डिग्री से आएंगे तब यहाँ पर आपको ईस्ट में मिलेगा वो, और यहाँ पहुँच गए तो आपके वेस्ट में बच गए सारे। मैंने कहा आप कहीं भी चलते रहो, जहाँ भी जाओगे आपके ईस्ट है, जहाँ भी जाओगे वेस्ट है। तो अगर आप ज़्यादा ईस्ट में निकल गए तो जो पहले आपके ईस्ट में थे वो आपके वेस्ट में है, ये चीज़ हुई। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का बेनिफिट हो गया, कहाँ बनी है, क्यों बनी है, और उसके रूल्स क्या हैं और कैसे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर एक शिप ट्रैवल कर रहा है, अगर एक शिप ट्रैवल कर रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं यूपीएससी में पहले भी, और वो इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस कर जाता है, जब वहाँ पहुँचता है तो उसके यहाँ क्या टाइम होगा। देखो यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आया, उसने कहा कि one place is on somewhere we see 165 degree वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर पर है। एक शिप है जो ट्रैवल करता हुआ पहुंच गया कुछ 150 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर, राइट। वो शिप यहां से जब चला था तो 12 नून संडे था। इफ दिस शिप ट्रेवल्स फॉर 5 आवर्स, यानी जो ट्रेवलिंग टाइम है वो 5 आवर है, व्हेन इट रीचेज ऑन 150 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, व्हाट इज द टाइम ओवर देयर, वहां क्या दिन है उस समय, बताओ, करो कैलकुलेट। देखो सिंपल कैलकुलेशन करना है, 9 बज रहे होंगे ना मंडे के, 3 घंटे का अंतर है, 2 और 1 3, 2 उधर 1 इधर, 3 घंटे का अंतर है। वेस्ट में देख रहे हैं तो यहाँ से घड़ी 3 घंटे पीछे होगी, ठीक है जी। तो 9 बजेंगे, 9 तो टाइम हो गया, खत्म हो गया काम, 9 बजेंगे, और संडे ही नहीं करेंगे बल्कि एक दिन आगे करेंगे मंडे। मंडे का 9 तब बजा है जब हम यहाँ थे, मंडे का सुबह का 9 तब बजा है जब हमारी शिप यहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन हम तो पहुँचेंगे 5 घंटे बाद। तो अब मंडे के सुबह के 9 बजे में 5 घंटे जोड़ दो, 13, मतलब 1 PM मंडे होगा वहाँ पे जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब। 2 बजा लो, कितना, 9 और 5 14, हाँ मतलब जो भी मैंने 5 जोड़ के 1 कर दिया, 2, हाँ 2 PM मंडे, 5 जोड़ दो उसमें 9 में, तो ये होगा आंसर। अब यहां पर देखो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, एक तो डेट को प्लस करने वाली, दूसरा टाइम माइनस करने वाली, और फिर ट्रैवलिंग टाइम प्लस करने वाली। अब जो क्वेश्चन करेगा वो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ कर ही देगा,
इसका एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, बट इसमें ट्रैवलिंग हो रही है इसलिए वहाँ पंगा फंस जाएगा उधर से करने में, क्योंकि हम यहाँ तो 5 घंटे सीधे सीधे जोड़ देंगे, लेकिन अगर हम उस तरफ से पीछे से करके लाएंगे तो पंगा फंस जाएगा, क्योंकि हमारी जहाज़ उधर से नहीं चल के जा रही है, हमारी जहाज़ तो इधर से चल के जा रही है। तो अब हमें एक क्वेश्चन यहीं से करना पड़ेगा, वहाँ से नहीं करेंगे। हम बस इतना कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम मान लो थोड़ा सा आगे पीछे आ रहा है कि साहब कैलकुलेशन हो नहीं पा रहा, तो जीरो की तरफ से एक बार कैलकुलेशन मांगे, स्टेशनरी टाइम निकाल लो, मतलब यहाँ जो टाइम है और वहाँ जो टाइम है ना, वो एग्जैक्ट टाइम निकाल लो, ट्रैवलिंग टाइम उसमें जोड़ दो। आप टाइम जीरो के ऊपर से निकाल सकते हैं। 180 डिग्री को यूज ही मत करो, कभी भी यूज ही मत करो। जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में 180 डिग्री को भी यूज किया था और 0 डिग्री के ऊपर से भी, तो 0 डिग्री में सीधा सीधा आंसर आ गया था, 180 डिग्री में प्लस और माइनस करना पड़ रहा है डे, तो 0 डिग्री के ऊपर से आंसर निकाल लो। जैसे मैंने 9 AM निकाला अभी, तो 9 AM 0 डिग्री के ऊपर से आ जाएगा। अब छोड़ दो, आप 0 डिग्री को भूल जाओ, बस जो भी टाइम आ रहा है उसमें ट्रैवलिंग टाइम जोड़ दो, क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम तो हमेशा प्लस ही होगा। टाइम डिफरेंस निकाल लो, अब टाइम डिफरेंस तो आप किसी भी टाइम में डिफरेंस निकालो मिल जाएगा। यहाँ जो भी बचा है उससे वहाँ 3 कम ही बचेगा, हमेशा जो भी बचा है उससे 3 कम बचेगा, ठीक है। अब इधर डेट का पंगा पड़ रहा है, इधर तो डेट को आपको प्लस करके बतानी पड़ रही है, उधर से आपको डेट प्लस और माइनस करने वाली जरूरत नहीं है, उधर वो सीधा सीधा कैलकुलेशन आ जाएगा, क्योंकि आपको वेस्टर्न साइड का बताया और ईस्टर्न साइड में बता रहे हैं। तो 3 घंटे यहाँ, तो वहाँ कितना हो गया, 21 घंटे आगे होगी घड़ी, तो कर लो। 12 PM संडे से 21 घंटे आगे करोगे तो कितना बजेगा, 9 AM मंडे, 21 घंटे आगे कर लो, तो 9 AM मंडे तो आ गया। अब 9 AM मंडे में आप सीधा सीधा 5 घंटे जोड़ दो, तो 2 PM मंडे आ गया, तो वो आंसर आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, अगर पूछेगा तो इससे टाइम कैलकुलेशन वाले से। चलो इसको अब हटाते हैं। पिछली क्लास में मैंने ये भी बताया था कि जो ये लार्ज कंट्रीज हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड में फैली हुई, उनको एक से ज़्यादा टाइम जोन रखने पड़ते हैं, मजबूरी है उनकी। इंडिया ने कैसे मैनेज कर लिया उसके लिए आप पिछली क्लास देख लेना, ऑनलाइन है आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टाइम जोन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर एक चीज़ आती है एंटीपोडल प्लेसेस। एंटीपोडल या एंटीपोलर प्लेसेस, प्रतिध्रुवीय स्थान, प्रतिध्रुवीय स्थान। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ, मैं 5:30 पौने 6 तक। ठीक, हाँ। हमें किसी ने कहा कि चलिए बताइए कि अगर ये 0 डिग्री GMT है और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ठीक है, ये तो समझ रहे हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। सम प्लेस इज ऑन 30 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड, उत्तरी अक्षांश, एंड समवेयर 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। Every longitude meet with every latitude at 90 डिग्री एंगल। ये चीज़ याद रखनी है, कोई भी लॉन्गिट्यूड है वो किसी भी लैटिट्यूड को क्रॉस करेगा तो 90 डिग्री पे क्रॉस कर रहा है, तो वो क्रॉस बन रहा है। एक क्रॉस है तो सम प्लेस इज देयर, नहीं भी है तो पॉइंट तो ही अर्थ का एक। अगर मैं कहूँ कि दिस इज ए पॉइंट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, which longitude and latitude cross is in the opposite side on the earth? इस प्लेस के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में क्या है, उसको हम कहेंगे एंटीपोलर प्लेसेस। ऑपोजिट साइड का मतलब ये नहीं है कि गोले पे आपने एक यहां देखा और एक यहां देखा, नहीं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको लगेगा ऑपोजिट साइड में हो गए, नहीं, इस पॉइंट का ऑपोजिट होगा यहां, इस पॉइंट का ऑपोजिट होगा यहां, इस पॉइंट का ऑपोजिट होगा यहां। ऐसे नहीं कि यहाँ देख लिया और यहाँ देख लिया, देखो निकाल दो जी आर पार, देखो सुई ऑपोजिट है कि नहीं, देखो ना 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 ना।
उसका बोल का सेंटर भी आना चाहिए उसमें। जब आप अगर सेंटर नहीं आया उन दोनों पॉइंट को अगर मिलाएं और उस बोल का जो गोला है उसका अगर सेंटर से नहीं निकल रहा है तो वो दोनों अपोजिट साइड में नहीं है। ये बात है, उसको एंटीपोलर कहते हैं। बताओ जरा कैसे निकालोगे? 120 30 साउथ और 120 वेस्ट कैसे? ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ का 30 डिग्री साउथ होगा ऑपोजिट। सही है एकदम। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। बिल्कुल यही तो बात है एग्जैक्टली। मैं आपकी वाली बात को आगे बढ़ा रहा था। देखो एक्चुअली वैसे 30 डिग्री नॉर्थ का ऑपोजिट 30 डिग्री साउथ नहीं होगा, आप अगर लॉन्गिट्यूड को कैलकुलेट नहीं करेंगे तो। बात यहां ये है कि अगर हम 0 डिग्री पे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड में क्या है? 180 डिग्री है। ये दो तो हैं, 0 डिग्री उसके सामने है, 180 उसके सामने है। तो अगर अब आप 0 डिग्री पे खड़े हैं तो आपको ऑपोजिट साइड क्या होगा? 0 डिग्री पे ही। लैटिट्यूड की बात करेंगे तो, अगर आप इक्वेटर की बात करेंगे तो अगर आप इक्वेटर पर आप खड़े हैं दो लोग, तो एक को कहेंगे भैया आप इस 0 डिग्री वाले इक्वेटर पे खड़े हो जाओ और आप 180 डिग्री वाले इक्वेटर पे खड़े हो जाओ। यानी इधर भी 0 पे खड़ा है इस लैटिट्यूड पे और इधर भी 0 पे खड़ा है, और एक इस 0 पे खड़ा है और एक 180 पे खड़ा है। हो गए दोनों ऑपोजिट साइड में। अब एक को कहते हैं कि आप 10 डिग्री नॉर्थ चले जाओ 0 डिग्री पे, तो इसको कहेंगे तू भी 10 डिग्री साउथ चला जा। आप 20 नॉर्थ गए तो 20 साउथ चला जा। आप 60 नॉर्थ 60 साउथ, 90 नॉर्थ 90 साउथ, चलते रहो। इधर जितना ऊपर गया उधर उतना नीचे कर दो। अब बात यह है कि अगर आप 0 डिग्री से 60 डिग्री ईस्ट में गए तो 180 डिग्री से भी 60 डिग्री इधर आ जाओ। अब 180 से 60 डिग्री इधर आने का मतलब 180 में से 60 घटाना पड़ेगा। 0 में तो 60 जोड़ दिया, 180 में से 60 घटा दो, तो एग्जैक्टली उसके पीछे वाली लाइन पे आ जाएंगे। बस पीछे वाली लाइन पे आ गए तो जितना आप नॉर्थ में जा रहे हो उतना साउथ में चले जाओ, जितना नॉर्थ में जाओ उतना साउथ में। ऐसे करना है, उसके पीछे वाली लाइन पे आना है। बस इसका फॉर्मूला यही है। मान लो कभी भूल जाओ, ये बात भी भूल जाओ और फॉर्मूला याद रखना चाहो तो, वैसे तो कॉन्सेप्ट तो बता दिया और आप समझ भी गए कि कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का। बाकी बात यह है कि अगर आप फॉर्मूला देखना चाहते हो किसी बुक में कहीं लिखा हुआ है इसका, तो वो कहेगा नॉर्थ को कर दो साउथ और ईस्ट को कर दो वेस्ट। करना ही पड़ेगा क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ऑपोजिट नहीं मिल सकता और सदर्न हेमिस्फीयर में सदर्न वाले का नहीं मिल सकता। ईस्ट वाला ईस्ट में कैसे ऑपोजिट हो सकता है? वेस्ट में ही कहीं ना कहीं मिलेगा। आधी दुनिया तो पार करोगे ऑपोजिट जाने के लिए, और आधी दुनिया पार करोगे तो ईस्ट का ईस्ट और वेस्ट का वेस्ट में हो ही नहीं सकता। तो साइड तो चेंज करनी ही है। साइड चेंज करने के बाद में बात यह आती है लॉन्गिट्यूड को ढूंढो। लैटिट्यूड का नंबर सेम ही रहने दो। जो लैटिट्यूड है उसका नंबर जो है उस नंबर को सेम ही कर दो, उसका नंबर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 30 है तो 30, 40 है तो 40, 90 है तो 90, खत्म। लॉन्गिट्यूड का क्या करना है? लॉन्गिट्यूड का 0 से जितना हटा हुआ है 180 में से माइनस कर लो, मतलब माइनस द लॉन्गिट्यूड नंबर फ्रॉम 180 डिग्री। बस जो भी नंबर है, जैसे यहां 60 दे रखा है तो 180 में से 60 माइनस कर दो तो 120 आ गया। अब 120 को किसके साथ चिपकाना है? ईस्ट तो हमें दे रखा था, वो वेस्ट बना देना है इसको। ईस्ट तो दे रखा था ना, 60 डिग्री ईस्ट, तो वेस्ट लिख दो। ये है, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। 0 डिग्री से जितना इधर गए 180 से उतना इधर, मतलब 180 में से माइनस कर लो। अब दोनों ऑपोजिट लाइन मिल गई, जितना 0 से ऊपर चढ़े हो उतना से नीचे उतर जाओ, सिंपल। और दोनों ऊपर और नॉर्थ में तो इधर भी एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है 90 तक, इधर भी एक नंबर से 90 नंबर। ये होता है एंटीपोडल बनाने का तरीका कि कन्वर्ट द नॉर्थ इनटू साउथ, कन्वर्ट द ईस्ट इनटू वेस्ट। उत्तर को कर दो दक्षिण, पूर्व को कर दो पश्चिम, अक्षांश का नंबर नहीं बदलना और देशांतर के नंबर को 180 डिग्री में से घटा दो। ये है इसका फॉर्मूला। देशांतर के नंबर को 180 डिग्री में से घटा दो, माइनस द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम या बाई 180 डिग्री उसमें से डिडक्ट कर दो, तो आ गया एंटीपोडल प्लेसेस। ये हुआ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का सारा खेल। इसके बाद मैं जो नेक्स्ट चैप्टर लेता हूं वो लेता हूं इंडियन पॉलिटिकल मैप। क्यों?
क्योंकि अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का जिक्र हो गया तो हमें इंडिया को देख लेना चाहिए कि आखिर इंडिया कौन से लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर है। ठीक है, तो लिखो जरा, इंडियन पॉलिटिकल मैप, भारत का राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। बन गया? ठीक है, मैं काम चलाऊँ तो बन ही गया होगा, या ज़्यादा खराब लग रहा है? ठीक है, मतलब रो मैप तो ऐसा आप अगर एग्जाम में एग्जाम्पल देने के लिए बनाओगे तो काफ़ी सुंदर माना जाएगा। इससे ज़्यादा हाँ, इससे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मतलब आपको। और अगर आप इससे ज़्यादा मेहनत करोगे, इससे ज़्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करोगे तो आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा वो। जब मेंस के लिए आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेकर पढ़ते हैं तो आपको टीचर जिससे आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे वो कहेंगे कि वर्ल्ड मैप बनाने में आपको 15 सेकंड्स लगने चाहिए मैक्सिमम, और इंडिया का मैप बनाने में 5 सेकंड्स। क्योंकि हो सकता है आपको 20 इंडिया के मैप बनाने पड़े पूरे पेपर में, हो सकता है आपको 10 वर्ल्ड मैप बनाने पड़े। ठीक है, तो आप कितनी देर लगाओगे? 5-7 सेकंड लगने चाहिए बस। ऐसे स्टार्ट करके ऐसे कर दो और ऐसे करके लो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब 5-7 सेकंड। वर्ल्ड मैप बना रहे हो 20 से 25 सेकंड काफ़ी है। मतलब समझ तो गए आप कि इंडिया का मैप, या नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने आज तक इंडिया का मैप ही नहीं देखा होगा। बाकी अगर किसी ने इंडिया का मैप देखा होगा तो इसको देखते ही समझ आएगा कि हाँ भैया इंडिया का ही मैप है। ठीक है, कोने कहीं निकले हैं नहीं निकले वो ठीक है, वो समझ रहे हैं, सब अंडरस्टूड है कि वो कोई कंप्यूटराइज्ड मैप नहीं है वो। हाँ, इधर देखो, एक पॉलिटिकल मैप के क्या फीचर्स होते हैं। तो एक तो द बाउंड्रीज ऑफ दिस मैप आर मेड बाय ह्यूमन। लिख लो पहली बात, इस मानचित्र की सीमाएं मानव द्वारा निर्धारित होती हैं। बाउंड्रीज ऑफ दिस मैप इज मेड बाय द ह्यूमन। इस मानचित्र की सीमाएं मानव द्वारा निर्धारित होती हैं। इंडियन मैप बनाने में कितना टाइम लगना चाहिए? 10 सेकंड बहुत है, बहुत है 10 सेकंड। मतलब अगर ज़रूरत पड़े, ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो, जीएस में तो आपको कहीं एक बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप सब्जेक्ट की बात करते हैं, मेंस के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट आपने ले रखा है तो आप बनाइए ना, क्या दिक्कत है? आप ज़बरदस्ती की लैंग्वेज लिखने से बढ़िया है मैप बनाइए तुरंत। आप एक तो कहें कि दिल्ली एंड आगरा सिटीज़ आर ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना रिवर मर्ज इन द गंगा एट प्रयागराज एंड इट ओरिजिनेट्स इन द समवेयर इन द उत्तराखंड। तुरंत आप एक ऐसा मैप बनाइए और उस मैप के अंदर ये गंगा रिवर लिख दो, इस पे गंगा, ये यमुना रिवर, ओके, यहाँ लिखो प्रयागराज, यहाँ लिखो उत्तराखंड, यहाँ लिखो बांग्लादेश, यहाँ लिखो इसका नाम हो जाता है पद्मा। कुछ भी नहीं लिखेंगे और एग्जामिनर कुछ भी एक सेंटेंस नहीं पढ़ रहा है तो भी आपको पूरे नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने बिना कुछ लिखे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और एक नज़र में देखते उसको सब कुछ, एक बिना सेंटेंस पढ़े हुए उसको सारी नॉलेज मिल गई कि यस यू नो एवरीथिंग। बेसिकली आपका नॉलेज ही तो चाहिए कि आपको नॉलेज है या नहीं है, फैक्चुअल चीज़ है ये तो। अगर उसने कहा कि एक्सप्लेन दी गंगा रिवर, अब गंगा रिवर को आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो एक तो मैप बना दो, और कुछ स्पेशल बात है जो मैप में लिखना लंबा चौड़ा हो रहा तो उसका स्टेटमेंट लिख दो, 2-4-5 स्टेटमेंट लिख, खत्म काम। तो ऐसे मैप बनाना बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। और वो मार्क एक तरीके से गेटिंग हो जाता है, मार्क्स मिलेंगे उसके अंदर। आप लैंग्वेज लिख रहे हो, कोई मान लो एग्जामिनर पढ़ ही नहीं रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा उसको, कॉपी चेक कर रहा है, उसको मज़ा ना आ रहा, ये आप 2 क्वेश्चन आपने ख़राब कर दिए, तीसरा बहुत बढ़िया भी लिख रखा है, अब उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। ये बहुत बड़ी घटना होती है एक तो, जब एग्जामिनर यूपीएससी में कॉपी चेक करता है। यूनिवर्सिटी में वैसा ही होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिसके 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं
और पता चला वो एग्जाम जो चेक करने वाला है 1-2 क्वेश्चन में उसका दिमाग खराब हो गया है, बेकार लिख रखा है। पता चला अगला अच्छा लिख रखा है, उसमें भी उसने 2 लाइन पढ़ी, वैसा ही लिख रखा होगा, 2 नंबर। ये इसलिए कहते हैं कि आपका जो बेस्ट क्वेश्चन होता है वो पहले करो, लेकिन आजकल तो ऑप्शन खत्म कर दिया, आजकल तो उधर ही लिख के आना उसी के अंदर, उन्होंने देख रखा है छाप के। तो अब आप ऐसा नहीं कि आप पहला क्वेश्चन पहले उठा के चिपका दें, पहले कहते थे हम ट्रेनिंग के दौरान यही बातें करते थे, जो आपका बेस्ट क्वेश्चन हो वो पहले पिक करो और वो राइट करो। बट आजकल तो फर्स्ट क्वेश्चन ही फर्स्ट है। टीचर भी फिर पहले मार्क्स उसी हिसाब से देते हैं। हाँ, आजकल हो सकता है जो हाईएस्ट दे दिया उसी से आधा आधा एक कम करते हुए चलेगा, तो ये इसका बेस्ट है। हाँ, वो ऑब्वियसली, हाँ पहला लिखा है तो बेस्ट ही है उसका, और वो नंबर चेंज करके लिखा है तो पक्की बात है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं, कुछ बात कर रहा था यहाँ पर, अरे अच्छा वो तो उधर है। हाँ, फीचर्स नहीं, मैं ये बता रहा था कि हाँ, मेड बाय द ह्यूमन, दैट्स वाई द बॉर्डर्स आर फिक्स, दैट्स वाई द शेप इज फिक्स, शेप इज सर्टेन भी कह सकते हैं, इसीलिए इसकी आकृति निश्चित होती है। दैट्स वाई द शेप इज सर्टेन। तभी तो आप कहीं भी किसी का भी बनाया हुआ टेढ़ा मेढ़ा भी इंडिया का मैप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे वो इंडिया का मैप है, क्योंकि वो शेप आपने हर जगह मैप में वैसी ही देखी है, एक आंखों में बस गई है। जैसे हम किसी का चेहरा देखते हैं भूलते नहीं, क्यों? हर दिन थोड़ी बदलता है चेहरा, वो अलग बात है, पिटपिटा गया किसी दिन तो थोड़ा बहुत बदल सकता है, बाकी तो रहेगा तो वैसा ही। तो शेप जो है वो फिक्स होती है, एंड इट डिफाइंस द टोटल एरिया ऑफ दैट कंट्री, और यही उस देश के कुल क्षेत्रफल को तय करते हैं। इट डिफाइंस द टोटल एरिया ऑफ दैट कंट्री, एंड हियर 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, और भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। इंडिया हैज 2 टाइप ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज या फिर बाउंड्रीज। इंडिया हैज 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज या 2 टाइप ऑफ बाउंड्रीज। भारत की सीमाएं 2 प्रकार की हैं। इंडिया हैज 2 टाइप ऑफ बाउंड्रीज, भारत की सीमाएं 2 प्रकार की हैं। लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर यानी स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, स्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, एंड द कोस्टल एरिया एंड द कोस्टल लाइन, एंड तटीय रेखा और तटीय रेखा, एंड कोस्टल लाइन, तटीय रेखा। ये जो आपने वो पहले लिखा है ना, लैंड इंटरनेशनल बॉर्डर इज ऑफ 15,200 kilometers and the total coastal line is of 7516.6 kilometers. 7516.6 kilometers. Total coastal line is 7516.6 kilometers. आगे लिखो 7 नेबर कंट्रीज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश हैं. 7 नेबर कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर. अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 7 पड़ोसी देश हैं. 7 नेबर कंट्रीज ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर.
अब भूलने का कोई चांस नहीं, बचपन में तो छोटे थे इसलिए भूल गए थे, बचपन में भूल गए थे कि पड़ोसी कितने हैं। अब तो बड़े हो गए ना, अब नहीं भूलने वाले। अब तो हमें पता है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और ल से क्या हो गया। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। घुमा दो ऐसे, ल है, ऐसे कर दो, क्या बनेगा तो अफगानिस्तान बन जाएगा उससे ना। तो उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते ही अफगानिस्तान बन जाएगा। ऐसे तो है, लगभग लगभग ऐसे हम ल लिखते हैं, उसको ऐसे करेंगे तो ऐसे अ लिख देते हैं, ऐसा ही, ठीक है। तो इससे हमारे कुछ लोग कहते हैं बचपन में MBA, ठीक है, बचपन में MBA, बचपन में MBA में ना में और M दोनों आ रहे हैं। बचपन में BA, ऐसे कर लो, बचपन में ही BA पढ़ लिए, भूटान और अफगानिस्तान, ये भी कर सकते हो। बचपन में BA पास हो गए साहब, ठीक है, बचपन में ही BA कर ली हमने, ठीक है, ये कर लो, जो भी अच्छा लगे। ये जो सीरीज़ है ना, ये बेसिकली बहुत बढ़िया है। कैसे? इससे हमें एक तो 7 कंट्रीज़ के नाम याद हो रहे हैं, कभी भूलने का चांस नहीं है। और दूसरा एक और बेनिफिट है, जिस कंट्री के साथ हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है वो यहाँ पहली है, सेकंड के साथ उससे कम बॉर्डर, फिर उसके साथ कम, इसके साथ कम, इसके साथ, सबसे कम बॉर्डर है हमारा अफगानिस्तान के साथ। ओनली ऑफ 108 किलोमीटर्स बॉर्डर, शेयरिंग बॉर्डर, इतना बॉर्डर है इसके साथ। और अगर हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो वी आर शेयरिंग 4096 किलोमीटर्स बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो इधर लॉन्गेस्ट बॉर्डर है और बॉर्डर की लेंथ, शेयरिंग बॉर्डर की लेंथ कम होती चली जाती है और यहाँ पर मिनिमम है, ठीक है। तो कंट्रीज़ तो अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, चाहो तो लिख लो। वैसे तो ये सीरीज़ यही बात कह रही है। क्या क्लास 5 बजे तक है? 5 बजे तक ही तो होती है। कितने बजे तक होती है? थक लिए क्या? क्या लिखा रहा हूँ? हाँ लिख रहे हैं ना, कंप्लीट कर लेते हैं इस चैप्टर को, आधा पौना घंटे का चैप्टर है। जाना है कहाँ? अच्छा, दोनों तीनों सभी को? किसको? तुम्हें अकेले को? अच्छा, साथ में जाना है, ठीक। कहाँ है डॉक्टर? अल्ट्रासाउंड करवाना है इनका, इनकी हो रही है पथरी। अच्छा, नहीं मैंने भी करवाया था अभी थोड़े दिनों पहले। नहीं, हार्ट का करवाया था। तो हाँ, एसिडिटी की वजह से पेन हो रहा था, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर पीछे भी। मुझे लगा हार्ट की दिक्कत है, चेक करवा लेता हूँ, मरना तो चाहता नहीं मैं। तो मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, 36 टेस्ट थे बाकी बॉडी के। और हाँ, वो आजकल पैकेज में होते हैं, 4000 रुपये ले रहा था, 3000 रुपये में कर दिया उसने रेफरेंस डाल के। और 4000 रुपये के वो अल्ट्रा साउंड वाला और स्ट्रेस ECG वगैरह वो सारे होते हैं, वो हो गए। ये मतलब 7000 रुपये में सारे टेस्ट हो गए। आखिरकार जो निकला वो निकला टेस्ट रिजल्ट में कि कुछ नहीं, एसिडिटी है, वो एसिडिटी का पेन है। मैंने कहा यार ये पहले ही बता देते, मर्डर के मारे सारी टेस्ट करवा डाले मैंने। तो डॉक्टर भी वो थोड़ा सा जानकार डॉक्टर है, तो उसने कहा कि देखो है तो ये गैस का ही पेन तो, बट वी कैन नॉट टेक रिस्क, बिकॉज गैस का पेन भी वैसे ही होता है सिमिलरली जैसा हार्ट प्रॉब्लम्स का होता है, मतलब है ना। अटैक तो बाद की सिचुएशन है, उससे पहले हल्का फुल्का ब्लॉकेज आता है वेन्स के अंदर, जो प्रेशर डालने लग जाती है बेसिकली हार्ट के ऊपर, पंप नहीं करने देती उसको ब्लड को, तो वो पेन करता है। जैसे किसी भी मसल को आप थका लोगे, हार्ट इज ऑल्सो ए मसल है वो एक, तो वो लगातार पंप कर रही है, पंपिंग कर रही है ब्लड को। अब अगर वो जिस वेन से पंप कर रही है, पाइप में कचरा जम गया,
तो उसको पंप करने में जोर आता है। जैसे हम चल रहे हैं साहब, चल रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो इन मसल्स को ज़्यादा दर्द होता है, तो इन फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो थकती है ना, वही हार्ट का काम है। अब हार्ट रेस्ट कर लेगा, वो कहेगा थक लिया साहब मैं तो, कार्डियक रेस्ट, हार्ट रेस्ट कर ले तो फिर हम भी रेस्ट ही कर लेंगे, फिर क्या करेंगे यहाँ पे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चेक करवा लो, क्योंकि बॉडी है, अब हम अंदर घुस के तो देख नहीं सकते, टेस्ट ही बता सकता है, मशीन ही बता सकती है कि यस एवरीथिंग इज ओके। पैसे वाले लोग अक्सर रिस्क लेते हैं। किसी को भी नहीं लेना चाहिए, अब नहीं लेते और मान लो बीमारी है तो निकल लेता है फिर आदमी, और देख खा लिया और बीमारी को पकड़ लिया तो बच लेता है। युवराज सिंह को कैंसर था, उसको पता लग गया, टेस्ट किया तो इलाज करवा के बच गया। अरे भैया चेक करवा लिया तो बच गया ना, नहीं तो इरफान खान मर लिया ना। अब आप कहो ये वो तो इरफान खान था इसलिए मर लिया, नहीं चेक करवाया उसने, हवाबाजी में रहा, लास्ट में जाके चेक करवाया, मर गया। बात वही है ना, पैसा कुछ नहीं करता है, इसमें लापरवाही करती है। वो कहता है ना कि मैं तो बहुत जबरदस्त ड्राइवर हूँ साहब, तो क्या करते हो आप, शहर हो चाहे रेड लाइट हो, 100 से नीचे बाइक नहीं लाता। अब काहे का ड्राइवर, वो मरने के लिए चल रहे हैं, वो किस वक्त मर जाए, बस ये बात वो है, किस वक्त मर जाए, वो मरने के लिए चल रहा है वो, ये थोड़ी होता है। हम भी भगाना जानते हैं गाड़ी को 170-80, बट उसके लिए रोड भी हो, फेंसिंग हो, उस पर जगह जगह हाईवे पे कट बने हुए हैं, जगह जगह ट्रैफिक चेंज हो रहा है। अब उसमें आप जबरदस्ती 160-70 भगा रहे हो, तो मतलब मौत को बुलावा दे रहे हो। बच गए तो किस्मत है, नहीं तो मरने वाला काम तो कर ही रहे। होते हैं लोग, बहुत सारे होते हैं, आपको भगाते हुए मिल जाएंगे और फिर मरे हुए भी मिल जाएंगे थोड़ी देर बाद में। वही बात कह रहा हूँ ना, तो मरने की बात वो है, पैसा नहीं करता इसमें समझदारी वाली बात है कि जिंदा रहना है तो करवा लो, और रिस्क लेके चल रहे हो कि साहब मेरे तो एसिडिटी का ही है, मैं तो पता चला वाकई में हार्ट का था वो, और 10 दिन बाद में निकल लिया मैं, फिर कहेंगे भाई साहब समझदार तो बहुत है, पता नहीं क्या हुआ। अभी पीछे लोग बात करते रह जाएंगे, अब कहेगा समझदार था, मूर्ख था जो पता चलने के बावजूद भी टेस्ट नहीं करवाई। मूर्ख था, समझदार कहाँ था। नहीं करवा लो तो क्लास की छुट्टी कर दूंगे, इसका मतलब नहीं, अगर आप ऑफ करोगे तभी जा पाऊंगा। अगली क्लास में पढ़े, फिर कर लेते हैं सर, अगर जानना चाहते हो। क्या करें, अगली क्लास में पढ़े। चलो ठीक है, वैसे भी आज तो कई बरसों बाद में मैंने 2 घंटे की क्लास ली है, और आज 1 घंटे की जिनमें से वो उनको सिलेबस बताने में चला गया। चलो वहाँ से उसको स्टॉप कर दो फिर रिकॉर्डिंग में।